ये सीजन 1 का लास्ट पार्ट होने वाला है। हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, क्योंकि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा होता है और साथ में वो कुछ चीज लेकर भाग रहा होता है। ये चीजें कहां से शुरू हुई उसके बारे में हमें बताया जाता है। जो चॉल है उसने इस लड़के को गैम्बलिंग साइट के बारे में बताया था। ये लड़का कुछ पैसे कमाने के चक्कर में उसने जो मोबाइल पर गैम्बलिंग एप्स होती थी उन पर पैसा लगाना शुरू किया। शुरू में तो वो जीतने लगा, अपनी माँ के जितने भी पैसे थे उन्हें वो दांव पर लगाता गया, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे आदत हो गई और वो अपने माँ के पैसे सारे लगाते चला गया और हारते चला गया। पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पैसे तो हारेगा ही, ये तो गेम का एक रूल होता है। उसे अपने आप पर भरोसा था और वो और भी ज्यादा गैम्बल खेलने लगा और लगातार बैक टू बैक हारते हारते उसे पता ही नहीं चला कि वो कब 5 मिलियन येन हार चुका था। उसे हर बात का अंदाजा था कि उसके पेरेंट्स को ये बातें पता चली तो उसे घर से निकाल दिया जाएगा या फिर और भी ज्यादा बुरा होगा। ऑनेस्टली उसने मान लिया था कि वो एक गलत काम कर रहा है और उससे बचने के लिए वो गैम्बलिंग साइट पे गया और वहां पर उसे प्रीशियस चीज मिली जिसे लेकर वो भाग रहा था। उसे एक शॉप के बारे में पता था जहां पर प्रीशियस चीज रखकर लोन लिया जा सकता है और वो केवल स्टूडेंट्स के लिए है। उसी दौरान बूली उस शॉप में पहुंच जाता है और जो बैग में लेकर भाग रहा होता है वो उसकी टेबल पर रख देता है। जो उसके सामने बंदा होता है वो काफी ज्यादा इरिटेट होता है और उससे पूछता है कि ये है क्या चीज और तुझे चाहिए क्या। जब वो बूली उस बैग को खोलता है तो हम क्या देखते हैं कि उसमें हमारा यांग यांग होता है जिसे वो बांध कर कैद करके उसके सामने लेकर आया हुआ होता है। दूसरी तरफ यांग यांग के पास उतनी पावर नहीं होती है क्योंकि उसकी प्रीवियस बैटल इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो बूली अपना फोन निकालता है और एक रेयर स्पीसीज को दिखाता है जिसका नाम तारा तारा होता है। बूली उसे कन्फेस करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि ये रेयर स्पीशीज है जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन उस बंदे को बूली की कहानी पर कोई भी भरोसा नहीं हो रहा होता है। उसे इंटरेस्ट तो उसके पीछे वाले बंदे पर आ रहा होता है। असल मायनों में कहा जाए तो वो यहाँ का रियल बॉस है। बूली पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने सामने वाले बंदे को कन्फेस कर दे। फिर हमें असल बॉस को दिखाया जाता है जो कि उसकी बातों से मुस्कुरा रहा होता है और काफी ज्यादा एनॉइंग हो जाता है, इसलिए वो कहता है हम इस लड़के को लोन दे देंगे और अपना सर हिला देता है और बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। उसी के बाद बूली शॉप से निकलता है और हम क्या देखते हैं कि वो काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे 1 मिलियन मिले होते हैं और इतना काफी नहीं होता है। पर वो अपने आप को चेयर अप करता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो ऐसी चीजें ढूंढेगा और यहाँ पर लाकर उसे जमा कराएगा जिससे उसके ऊपर जो भार है उसे वो धीरे धीरे कम कर लेगा। तभी उसके पास एक बंदा आ रहा होता है जो कि बूली पर ध्यान नहीं देता है और उसे सीधा क्रॉस करते हुए उसी शॉप पर जा रहा होता है। शॉप में पहुंचने के बाद वो सन का आईडी कार्ड उनके सामने रख देता है और कहता है कि उसे शॉर्ट टर्म में जितना लोन मिल सकता है उतना दे दो। तो सामने वाला बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने बॉस की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी उसे बॉस एक सिग्नल देते हैं और वो तुरंत उससे कहता है अपनी हुड्डी उतारो, मुझे तुम्हें देखना है और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि तुम सच में अपना आईडी कार्ड जमा करने के लिए आए हो या फिर चोरी का कार्ड लेकर आए हो। इसी दौरान वो लड़का यानी कि वो लड़की अपनी हुड्डी उतारती है और अपने सामने जो कार्ड होता है उससे उसका फेस तो मैच होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसकी आईज में क्योंकि उसके हेयर और आई का कलर बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। ये कहना मुश्किल था कि ये जो आईडी कार्ड में लड़की है वो सही में यही है कि नहीं। ये चीजें करते हुए वो लड़की काफी ज्यादा घबराई होती है क्योंकि वो रियली में सन नहीं है। इस पर वो बंदा कुछ भी नहीं कहता है। वो अपने बॉस की तरफ देखता है, बॉस उसे हाँ कह देता है और उस नकली सन को तुरंत 4 लाख का लोन अप्रूव्ड हो जाता है। बंदा उसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुमने ये लोन नहीं चुकाया तो ये जो कार्ड है हम रख लेंगे। पैसे लेने के बाद वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और वहां से जल्दी से निकल जाता है। तभी उसको एक बंदा रोकता है और पूछता है कि मिशन कामयाब हुआ? तो वो और कोई नहीं यांग जो होता है। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है, अपनी डरी सहमी सी आवाज में कहता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा। पैसा पाने के बाद यांग जो काफी ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है और उसे बता रहा होता है कि वो उस शॉप के आसपास नहीं भटक सकता। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि हमें आगे चलकर पता चलेगा। उसी शॉप में पर्पल हुडी वाला जो कि वहाँ का बॉस होता है
वो सन के कार्ड को अपनी उंगलियों में घुमा रहा होता है और खेल रहा होता है। तभी उसका एम्प्लॉय उसके पास आता है और कहता है, वो सस्पिशियस बंदे, हमें उन्हें लोन नहीं देना चाहिए था, वो लोन हमारा नहीं चुका पाएंगे। इस बात पर बॉस कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि लोन को कैसे वसूल किया जा सकता है। वो स्माइल करता है और उस कार्ड को सामने जो वुडन बॉल होती है उस पर दे मारता है। यांग यांग काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, उसके अगल बगल आईडी कार्ड लगे हुए होते हैं। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। स्कूल में प्रेसिडेंट किम काफी जोर कर चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि यांग यांग कहाँ गायब हो गया, वो उसका सबसे ज्यादा प्यारा पेट जिसे वो दिल से चाहती है। वो ये सुनने के बाद हैरान होता है क्योंकि उसे लगा था कि यांग यांग किम के घर चला गया होगा, इसलिए वो रिलैक्स होता है। और जब उसे पता चलता है कि यांग यांग सच में मिसिंग है तो वो थोड़ा सा चिंता करने लगता है। दूसरी तरफ जो किम है वो स्कूल के सारे लॉकर को खोल देती है। वो सोच रही होती है कि यांग यांग इसमें से किसी लॉकर में सोया हुआ होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए दूसरे क्लास में भाग जाती है। ये देखकर मो कह रहा होता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रेसिडेंट किम दूसरी क्लास में पहुंचती है, वहाँ के भी लॉकर खोलकर देखने लगती है, लेकिन वहाँ पर भी यांग यांग नहीं मिल रहा होता है। वो काफी ज्यादा उदास, निराश और हताश हो जाती है। ये देख रहा होता है कुछ ही दूर बैठा खान। वो किम को नहीं जानता, लेकिन वो इतना तो जानता है कि जो किम है वो बहुत ज्यादा परेशान है। दूसरी तरफ मो रिलैक्स हो जाता है, पता नहीं क्यों उसको चिंता ही नहीं है यांग यांग की। तभी वहाँ पर दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है। ये और कोई नहीं बल्कि टीचर होते हैं जो किम को कैजुअली उठाकर लाए हुए होते हैं और कह रहे होते हैं कि अपना ड्रामा बंद करो और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। वो बिल्कुल वैसा ही करती है। मो के सामने वाली सीट खाली होती है, किम उसमें जाकर बैठ जाती है और वो मो को बता रही होती है कि उसने पूरे स्कूल को छान मारा, लेकिन यांग यांग उसे नहीं मिला। लेकिन मो को तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है, जैसे उसको कोई भी चिंता नहीं हो यांग यांग की। तभी वो किम को बता रहा होता है कि वो यहाँ पर नहीं बल्कि अरीना में घूमा था। ये बात सुनने के बाद किम उससे पूछती है कि ये मुझे पहले बताना चाहिए था। वो बताता है कि वो अरीना में साथ में थे, वो घायल हो गया था और मुझे लगा कि वो कहीं जाकर बैठ गया होगा रिलैक्स होने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है। वो एक ड्राइंग बनाकर देता है, यानी कि एक मैप, जो कि वो टेबल पे रखता है, जिसे देखने के बाद किम हैरान होती है कि ये तो उसने ड्रॉ करके यांग यांग को दिया था। वो सीधा टेबल पर रख देता है। किम उसे देखने के बाद हैरान हो जाती है कि ये वही अरीना का मैप है जिसे ड्रॉ करके उसने यांग यांग को दिया था। मो बताता है कि इसी को फॉलो करते हुए हम एरिना में पहुंच गए थे और यांग यांग यहाँ पर उसके साथ था, लेकिन उसके बाद से वो अभी तक नहीं दिखा है। यहाँ पर किम बिना कुछ सोचे उस मैप को उठाती है और तुरंत क्लासरूम से निकल पड़ती है यांग यांग को ढूंढने के लिए। ये देखकर टीचर उसे चिल्लाते हैं कि तुम रनिंग क्लास से कहाँ भाग रही हो। टीचर उसका पीछा करते हैं और वहीं पर कैजुअली उसे पकड़ लेते हैं फिर से और कहते हैं कि तुम चलती हुई क्लास से कहाँ भाग रही हो, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुम यहाँ से उठती हो तो मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। अब किम बहुत ज्यादा परेशान होती है, उदास होती है और चिंता कर रही होती है यांग यांग के बारे में। वो किस हालत में होगा इस बारे में सोच सोच के वो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। मो तो काफी ज्यादा रिलैक्स होता है, उसे नहीं पड़ी होती यांग यांग की, वो तो अपना चिल कर रहा होता है। लेकिन सच में जिस हालात में यांग यांग था उसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन असल बात यह है कि मो अपनी फाइट के बारे में सोच रहा होता है। वो हमेशा किसी से भी फाइट शुरू कर देता है और अंत में जीत भी रहा होता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसकी जो फाइट्स है वो स्पॉइल हो जाती है। और आप लोग पिछला ही देख लो, वो लड़की कैसे उसके साथ वेल बिहेव करके चली गई, उसकी छाती पर अपना घुटना मार दिया। यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी कहती है कि अभी रिलैक्स करो, उसे थोड़ा टाइम दो इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं वो खिंच चुकी है। उसने कई अलग अलग तरीके के अटैक उनके ऊपर यूज किए थे, इसलिए उस दर्द में भी उसे इंटरेस्टिंग फील हो रहा होता है। वो महसूस कर पा रहा होता है वो थ्रिल जो फाइट करने के बाद उसे आता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बॉडी को टाइम चाहिए रिकवरी करने के लिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही डैमेज है, इसलिए उसे हीलिंग होप के लिए उसे यांग यांग को ढूंढना होगा। वहीं पर घंटी बजती है, स्कूल खत्म होता है। किम मो का दर्द भरा हाथ पकड़ती है और बिना टाइम गवाए यांग यांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पर खांग आ जाता है और उनसे पूछता है कि इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो।
वो दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से नहीं जानते, लेकिन उनकी मीटिंग रूम में बातचीत हुई है, इसलिए कांग उनसे पूछ लेता है। किम उसे बता रही होती है कि यांग यांग मिसिंग है। उसने पूरी क्लास में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रहा है। किम ये बात सुनने के बाद वो यांग यांग को बोलते हुए उससे पूछती है कि सन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं। ये बात सुनने के बाद दोनों ऑकवर्ड सा मुंह बनाने लगते हैं, जैसे कुछ डिस्कस्टिंग सा बोल दिया हो। इस बात पर किम उनसे माफी मांगती है, साथ में ये भी कह रही होती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, यांग यांग मिसिंग है, उसे ढूंढना है मुझे। किम रोने लग जाती है। कांग उससे पूछता है कि मैंने उसे देखा था लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कांग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इस बात को सुनने के बाद मो से डिस्क्राइब करने लगता है कि वो बहुत विशाल बड़ा ड्रैगन था, लेकिन छोटा होने के कारण उसका साइज इतना हो गया है। पर उनके समझ में नहीं आ रहा होता है तो मो अलग अलग तरीके ट्राई करने लगता है, लेकिन जब वो उनकी तरफ देखता है तो वो लोग तो निकल पड़ते हैं। उसे कोई भी नहीं सुन रहा था। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। फिर वो डिसाइड करता है कि इन्हें जाने दो, मैं अपनी ट्रेनिंग करूंगा, यही एक अच्छा मौका है उसके पास अपने आप को बेहतर बनाने का। इस बंदे को तो यांग यांग की कोई भी फिक्र नहीं है। दूसरी तरफ यांग जो टॉयलेट में बैठा होता है अपने मोबाइल के साथ, वो अपने जरूरी काम निपटा रहा होता है, साथ में वही गैम्बलिंग वाला जो ऐप है उसे ट्राई कर रहा होता है। तभी वहां पर आवाज आती है वेन की, जिसे सुनने के बाद वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि अपना सर, इस बार वो गुस्से से नहीं बल्कि खुशी से अपना सर मारता है, क्योंकि इस बार वो गैम्बलिंग ऐप में हारा नहीं होता है बल्कि जीत गया होता है। इस बात की एक्साइटमेंट उसे इतनी ज्यादा होती है कि अपना सर वो डोर में मार देता है। अब वो खुशी से पागल होने लगा था और सोचने लगा था कि इन पैसों का वो क्या क्या करेगा। तभी उसे सबसे इम्पोर्टेंट बात याद आती है कि वो हमेशा अपने पैसों को दोबारा इन्वेस्ट कर देता है, जिससे वो हार जाता था, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं करेगा। वो तुरंत अपने पैसों को विथड्रॉ कर लेगा और वो विथड्रॉ के ऑप्शन को दबाने लगता है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसका चेहरा उतर जाता है। यानी कि आपने सही समझा, वो कोशिश तो कर रहा होता है विथड्रॉ की, लेकिन पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा होता है। और यही गैम्बलिंग ऐप का सीक्रेट होता है। पहले तो वो लोगों को जितवाते हैं और उन्हें एडिक्टेड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना सारा पैसा उसमें लगा दे। और बिल्कुल यांगजो के साथ भी यही होता है। वो गेम एक स्कैम होता है। उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं जीता था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर 6 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मो अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। वो कोशिश कर रहा होता है कि वो टीचर को उकसाए और उससे फाइट करे, लेकिन वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ किंग, सन, खांग तीनों मिलकर यांग यांग को ढूंढ रहे होते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारते हैं, लेकिन यांग यांग नहीं मिलता है। दूसरी तरफ खांग उनकी मदद करने के बाद अपनी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि जो किम है वो अपने प्यारे पेट के लिए एक पोस्टर भी तैयार करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता है। पूरे 6 दिन तक ढूंढने के बाद वो लोग थक कर एक पार्क में बैठ जाते हैं। वो दोनों एक लंबी सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके होते हैं। किम सन से कह रही होती है कि मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्रिया, मैंने तुम्हारे लिए परेशानी क्रिएट की। जिस पर सन कहती है कि कोई बात नहीं, दोस्तों में इतना चलता है। पर जो किम होती है, ये बात सुनने के बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा मुंह पर आ रहा होता है। आखिर वो कहाँ पर है, उसने उसका साथ भी नहीं दिया। इस बात से वो गुस्सा नहीं थी, गुस्से की असल वजह यह थी कि जो यांग यांग है वो मो का सबसे प्रीशियस पेट है, लेकिन उसे कोई भी फिक्र नहीं। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, लेकिन वो सन पर ध्यान देती है और कहती है कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आऊंगी। और तुरंत वो ड्रिंक के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जो सन है वो बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उसी के पीछे एक बड़ा सा चौड़ा सा बंदा आ जाता है, उसके हाथ में उसका आईडी कार्ड होता है और वो उसे वहीं पर उठा लेता है। जब किम वहां पर ड्रिंक्स लेकर आई हुई होती है तो वो एक बात पर गौर करती है कि जो सीट थी जहां पर वो बैठे थे वो तो खाली लग रही है। आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? अब हम वापिस मो के पास आते हैं। वो लड़ने के लिए टीचर से ऐसा बिहेव नहीं कर रहा था, बल्कि वो उनकी बॉडी को देखकर जेलस फील कर रहा होता है। वो उनके आसपास भटकने लगता है और उनकी बॉडी को एनालाइज करते हुए कह रहा होता है कि आपकी बॉडी कमाल की है, आप कौन सी डाइट लेते हैं, उसको भी कुछ सजेशन दीजिए।
टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, कोई उनकी बॉडी को उनके परमिशन के बिना छुए। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन मो ये नहीं देखता है, वो छूने लगता है। पर हद तो तब हो जाती है जब वो चेस्ट पर अपनी उंगलियां रख देता है। टीचर यहाँ पर उसके ऊपर गुस्सा करे उससे पहले मो उनसे कहता है कि आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है। वो उनकी हर एक मसल को देख रहा होता है और समझ रहा होता है। टीचर इस बात को जाने देते हैं क्योंकि मो ने उनकी परमिशन के बिना उसके चेस्ट को छूने दिया, लेकिन मो उनकी तारीफ कर रहा होता है, उनकी मेहनत को ब्रेस कर रहा होता है, जिस पर उन्हें गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अचानक से मो उन्हें कह देता है कि मैं आपके साथ ट्रेनिंग सेशन को ज्वाइन करने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। उनको नहीं पता कि मो के इंटेंशन क्या है, आखिर वो क्या चाहता है उससे। फिर हम देखते हैं कि सन के आईडी के साथ कोई बंदा खेल रहा होता है। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वो शॉप का एम्प्लॉई सन को पकड़ के लाया हुआ होता है और वो बिल्कुल ठीक ठाक होती है। वो बता रहा होता है सन को, तुमने अपना आईडी कार्ड को इधर गिरवी रखा और इसके बदले में तुमने लोन लिया जो कि तुम चुका भी नहीं रही हो। इस बात को सुनने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं इस शॉप में कभी आई नहीं, तो मैं अपना आईडी कार्ड गिरवी क्यों रखूंगी। पीछे से जो ओनर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टेबल में जोर से हाथ मारता है और सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो उसे कहता है कि तुम अपना आईडी कार्ड यहाँ पर लोन लेने के लिए गिरवी रखती हो और जब लोन वापस करने की बारी आती है तो तुम कहती हो कि मैं इधर पे आई नहीं। ये कौन सी बात हुई। इस बात पर उसका एम्प्लॉय भी उससे एग्री कर रहा होता है। सन ये देखकर समझ जाती है कि ये जरूर इनका प्लान होगा, लेकिन वो उनके प्लान में नहीं फंसेगी। वो अपने आप को शांत करती है और उनसे पूछ रही होती है कि इस कार्ड को वापस लेने के लिए कितना पैसा लौटाना होगा। इस पर एम्प्लॉय बता रहा होता है कि 5.50 मिलियन उसे चुकाना है। 5 मिलियन तो वो लेकर गई थी और 50,000 उसका बाकी का इंटरेस्ट है जो कि उसे चुकाना होगा। इस बात को सुनने के बाद सन वहां पर हैरान नहीं होती, बल्कि रिलैक्स होकर वो उनसे पूछ रही होती है, इसके लिए मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपका लोन तुरंत चुका दूंगी। एम्प्लॉय उसके कार्ड को लेता है और ड्रॉर खोलकर उसमें फेंक देता है। ये देखने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान और परेशान होने लगती है क्योंकि वो सोच रही थी अगर वो उसकी बात पर राजी हो जाएगी तो वो बंदा उसके कार्ड को लौटा देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। बदले में वो एम्प्लॉय उसे धमकी दे देता है, अगर तुम 1 हफ्ते में उसका जो पैसा है वो नहीं लौटाओगी तो तुम जानती हो कि जैसे हमने अभी तुम्हें ढूंढा है वैसे ही हम अगली बार भी ढूंढ ही लेंगे। इन बातों को सुनने के बाद सन उनकी बातों से एग्री करते हुए वहां से जाने लगती है, पर जाते जाते उन्हें कह रही होती है कि मेरे कार्ड को ध्यान से संभाल कर रखना, कहीं गुम ना हो जाए। इतना बोलने के बाद उनके दरवाजे को इतना जोर कर बंद करती है जिससे वो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो घूर कर दरवाजे को देखने लगता है, लेकिन वहीं पर जो उसका बॉस बैठा होता है उसे लग रहा है कि वो उसे गुस्से में घूर रहा है और एम्प्लॉय के पसीने छूटने लगते हैं और वो बॉस को कह रहा होता है घबराते हुए कि नहीं, मैं तो उस लड़की के ऊपर गुस्सा कर रहा था, और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। फिर रात हो जाती है, उसके काम का टाइम खत्म होता है। वो लॉक लगाने के बाद उस चाबी को फ्लावर पॉट में फेंक कर जाने लगता है और कहने लगता है कि मुझे उस बच्चे की बातें क्यों माननी पड़ती है। वो काफी ज्यादा उदास होता है। वहीं ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाते हैं, सन वहां पर छुपी होती है। जैसे ही वो एम्प्लॉय वहां से जाता है, सन निकल कर बाहर आती है। उसका प्लान एकदम सिंपल था कि जैसे ही एम्प्लॉय जाए वो छुपकर उस डोर को खोल ले और अपना आईडी कार्ड लेकर निकल जाए, और वो बिल्कुल वैसा ही करती है। वो डोर को खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसकी नजर फ्लावर पॉट में की पड़ जाती है। वो डोर खोलकर अंदर जाने लगती है, लेकिन उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा होता है। वो डोरन टैक्स के पास जाती है और अपना आईडी कार्ड निकाल लेती है। उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसका आईडी कार्ड सबसे ऊपर रखा होता है और उसे पाने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कहती है कि अब चलना चाहिए, इससे पहले कोई यहाँ पर आ जाए। वो जा रही होती है, तभी उसे टॉयलेट में एक आवाज सुनाई देती है और उसका ध्यान जाता है। वो रुकती है और सोचने लगती है कि एक बार चलो देख ही लेना चाहिए कि वहां पर क्या है। वो डोर खोलती है और उसे कुछ थोड़ा थोड़ा तो दिखने लगता है। फिर वो थोड़ा और अंदर जाती है और देखती है कि 2 आंखें चमक रही होती हैं। कुछ अजीब सा वहां पर हिल डुल रहा होता है।
वो जो जीव होता है वो सामने आता है और जोर जोर कर चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो। और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा क्यूट सा यांग यांग होता है। उसे ये नहीं पता होता है कि सन वहां पर आ गई है। वो तो बस काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए दौड़कर चिल्ला रहा होता है कि मुझे बाहर निकालो। ये देखने के बाद सन तो काफी ज्यादा डर गई होती है। उसने कभी एक छोटा सा ड्रैगन नहीं देखा था जो कि लिज़ार्ड के फॉर्म में होता है। वो इतना डर गई होती है कि 3-4 स्टेप वो पीछे लेती है और वो किसी बड़े से सॉफ्ट से किसी चीज से टकराती है और उसे पता नहीं होती है कि वो क्या चीज है। और तभी सन पीछे मुड़कर देखती है और ये और कोई नहीं बल्कि वहां पर यांग जो आ गया होता है। मानो वो एक टाइम के लिए यांग यांग को भूल जाती है। वो यांग जो को देखने के बाद बहुत ज्यादा डर जाती है। यांग जो भी हैरान होता है कि यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही है और सन इतना ज्यादा डरी होती है कि वहां पर जोर से चिल्लाने ही वाली होती है कि यांग जो उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे कहता है कि शांत हो जाओ, हम पकड़े जाएंगे। फिर वो नोटिस करता है कि ये तो वही लड़की है जिसका कार्ड उसने गिरवी रखा था। वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो उसे सिचुएशन के बारे में बताने लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपना कार्ड लेने के लिए आया हूँ। दोनों अपना काम शांति से करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जो सन है वो रिलैक्स महसूस करती है और वो अपना काम करती है। यांग यांग को उठाती है और उसका कार्ड तो उसे मिल ही गया होता है। अपना काम करने के बाद सन यांग यांग को उठाती है और बिल्डिंग से निकल जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि किम ने जो पोस्टर बनाया था यांग यांग बिल्कुल उसके जैसा ही दिख रहा है। और वो बिल्डिंग में कह रही होती है कि ये कैसे बुरे लोग हैं, ये लोगों के आईडी कार्ड तो चुराते ही है लेकिन बेजुबान जानवर को परेशान भी करते हैं। पर उसे पता नहीं होता है कि उसकी जो बातें हैं और जो वो कर रही है वो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है जो कि उसे आगे चलकर परेशान करने वाला है। शीन यहाँ से शिफ्ट होता है। किम स्कूल जा रही होती है तभी वहाँ पर सन आ जाती है और उसे देखकर चिल्लाने लगती है। किम उसे देखती है तो वो भी चिल्लाने लगती है और उसे सीधा जाकर पूछती है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था, आखिर तुम सडनली वहां से गायब कैसे हो गई, सारी बातें मुझे बताओ। लेकिन वो यहाँ पर चैन की सांस लेती है। वो देखती है कि सन यहाँ पर ठीक ठाक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। सन उसका जवाब नहीं देती है और मुस्कुराते हुए माफी मांगती है। साथ ही वो अपना बैग खोलती है, उसमें से 2 हाथ निकल कर आते हैं और उसके बाद हमारा क्यूट सा यांग यांग आ जाता है जिसे देखने के बाद किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ यांग यांग की हालत खराब हो जाती है। बैग में तो उसको वैसे ही ऑक्सीजन नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर किम ने उसे कसकर पकड़ लिया है। उसकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है लेकिन किम उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम कहाँ थे इतना दिनों से। यांग यांग यहाँ पर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उसे कुछ जानी पहचानी सी स्मेल आने लगती है और सीधा वो उसकी तरफ कूद जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर मो जा रहा होता है। यांग यांग सीधा उसके हाथ पर लैंड करता है। मो का हाथ पहले से ही इंजर्ड होता है और वो यांग यांग को नहीं देखता है। सीधा वो रिफ्लेक्स करते हुए यांग यांग को जोर से झटकता है जिसकी वजह से यांग यांग जमीन में जाकर टकरा जाता है और मो की नजर सीधा यांग यांग पर जाती है। वो मो से माफी नहीं मांगता जो उसने किया, बल्कि वो कहता है कि तुम्हें ध्यान से सोच समझ कर कदम उठाने चाहिए। इस बात से किम को वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मो को चिल्लाने लगती है कि ये क्या बदतमीजी है, वो इतने दिनों बाद लौटा है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। लेकिन मो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता जो उसने यांग यांग के साथ किया। किम की कंप्लेन सुनी वो तो बिल्कुल चिल होता है। दूसरी तरफ जो ग्रैनी शॉप होती है वहाँ पर उसका मालिक काफी ज्यादा भड़क रहा होता है क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लिया होता है। वहां पर हम देख सकते हैं कि कैसे सन ने यांग यांग को उठाया और वहां से लेकर उसे भाग गई और साथ में यांग जिन भी अपना कार्ड उठाकर वहां से भाग रहा होता है। यह देखकर एम्प्लॉय उससे पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगता है लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है और काफी ज्यादा गुस्से में आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि 2 हाई स्कूलर उसके ऑफिस में घुसे और चोरी की और निकल लिए, इसका खामियाजा तो उन्हें चुकाना होगा। वो बॉस काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा होता है। वहीं पर एक बंदा जोड़कर फुटबॉल को किक मारता है और उसके ठीक सामने मो खड़ा होता है लेकिन वो वहां से हटता नहीं है जिससे वो फुटबॉल उसके मुंह पर लग जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल होती है जैसे मानो उसको फुटबॉल के रूल पता ही ना हो कि आगे क्या करना होता है। और ये सच भी है क्योंकि वो दूसरी दुनिया का है, उसे फुटबॉल के रूल्स नहीं पता है और उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन में ये है कि जो भी उसके ऊपर पहले अटैक करे
उनसे वो बचने का कोशिश नहीं करता है, उनका सामना करता है जैसे उसने फुटबॉल का किया। फुटबॉल उसके चेहरे पर लगने के बाद नीचे गिरती है। उसका चेहरा तो लाल हो गया होता है, लेकिन वो थ्रिल वाली स्माइल उसके चेहरे पर आ जाती है। वो सीधा उस बोल्ड लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो पंच के साथ भी तैयार होता है और सीधा उसके पेट पर एक पंच मार देता है। वो लड़का पहले तो सोच रहा होता है कि उसने फुटबॉल को किक किया तो उसे डॉज करना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ गया है। वो इतना सोच पाता कि वो पंच उसे लग चुका था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो बंदा नीचे गिर गया। वो यहाँ पर तैयारी करने लगा कि वो अपने पंचोस को उसके ऊपर बैक टू बैक बरसाने लगेगा। ये सीन सब लोग देख रहे होते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये उसका हाल उस बोली लड़के के जैसे करने वाला है, हमें तुरंत उसे रोकना होगा। सब आगे बढ़ते हैं और दूसरी तरफ जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि वहां पर कुछ तो ऐसा चल रहा है। वो तो एकदम थ्रिल होता है, यहाँ पर ड्रामेटिक सीन बन जाता है, लोगों से रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ मो एक्साइटेड फील कर रहा होता है, जो भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो एक्साइटेड फील करने लगता है। जो भी उसे रोकने की कोशिश करता है वो उसे ही धोने लगता है। दूसरी तरफ किम और यांग यांग को एक अच्छा स्पेस मिल जाता है, जहां पर किंग यांग यांग को कह रही होती है कि उनकी फाइट को जाने दो और मेरी बातों को सुनो। वो अपना एक पुराना फोन निकालती है और यांग यांग को दे देती है और कहती है कि ये जो फोन है ये तुम रख सकते हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े कॉल या टेक्स्ट कर देना। क्योंकि मो और यांग यांग के पास फोन नहीं है, इसलिए किम ने उन्हें फोन दे दिया होता है। फोन पाने के बाद यांग यांग काफी ज्यादा एक्साइटेड तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा सरप्राइज भी हो जाता है। किम उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि ये व्हाट्सएप है और ये वाईफाई है, लेकिन वो इतना ज्यादा कंफ्यूज होता है कि उसकी बातें उसे समझ में नहीं आ रही होती है। फिर किम उसे मैनुअली समझाने की कोशिश करती है। वो समझ जाती है कि यांग यांग यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। यांग यांग कहता है कि वो बेसिक से शुरू करेगा और उस फोन को पाने के बाद वो एक्साइटेड होता है, लेकिन उसका ध्यान उसी बोली बॉय पर जाता है जो कि वही तरह सा गैम्बलिंग ऐप को खेल रहा होता है और उसमें पैसे हार रहा होता है। क्योंकि ये वही लड़का है जिस टाइम यांग यांग घायल हो गया था, उसे उठाकर उस शॉप में गिररी रख के आ गया था। उस लड़के की वजह से उसे बुरी चीजें झेलनी पड़ी थी, इसलिए वो उसकी तरफ दौड़ते हुए उसके मुंह पर कूदता है और सर पर काट लेता है। बुली बॉय अपने आप को बचाने के लिए यांग यांग को पकड़ता है और खींचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यांग यांग उसके चेहरे को खरोचते हुए अपना बदला ले रहा होता है। तभी बुली बॉय उसको जोर से पकड़ता है और जमीन में पटक कर वहां से भाग जाता है और भागते भागते उसे याद आ जाता है कि ये वही इंसेक्ट है जिसे उसने गिररी रखा था। दूसरी तरफ जो पीटी टीचर है वो मो को समझा रहे होते हैं कि जो तुम कर रहे हो ये बहुत ज्यादा बुरा है, तुम लोगों से ऐसे फाइट करते रहोगे तो मैं तुम्हें अपने ट्रेनिंग सेशन में आने की इजाजत नहीं दूंगा। और तभी वो बुली बॉय मो से टकराता है और सीधा वहां पर गिर जाता है। मो के चेहरे में वही थ्रिल स्माइल होती है, उसके ऊपर पहला अटैक हो गया है और वो सीधा उस बुली बॉय के ऊपर टूट पड़ता है। पीटी टीचर अपना सर पकड़ता है और कहता है कि लो ये फिर से शुरू हो गया। मो तो उसे धो रहा होता है, पीटी टीचर उसे पकड़ते हैं और रोक लेते हैं और उसके बाद मो किम के साथ अपने घर जा रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि आज का ट्रेनिंग सेशन तो काफी ज्यादा थ्रिल था, मानो जैसे वो एक ड्रीम लैंड में रह रहा हो। रोज उसके साथ ऐसा ही ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस बात पर किम उसे समझा रही होती है कि ये जो तुम करते हो ये बहुत ज्यादा बुरा है, लेकिन ये तो मोह है, उसे समझाना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहती है कि आज तुम मेरे घर आओगे, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी, साथ में फोन चलाना भी सिखा दूंगी। तो मोह मान जाता है। उसी के पीछे सन अपनी दोस्त के साथ हंसी मजाक गॉसिप करते हुए आगे बढ़ रही होती है। उसे किसी भी खतरे का एहसास नहीं होता है। वहीं उसके पीछे खांग भी होता है जो कि अपने गर्दन को मड़ोड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं कल गलत पोर्शन में सो गया था। और उसी के ठीक पीछे हाजू होता है जो कि अपनी बंदी से बात कर रहा होता है और उसके चेहरे में स्माइल होती है। तभी सन के पास कोई आवाज लगाता है वॉलेट वाली लड़की, और ये और कोई नहीं यांग जो होता है और उसके सर पर चोट लगी होती है। उसके चेहरे के हाव भाव से समझ सकते हैं कि उसकी कल पिटाई हुई हो। लगता है शॉप के मालिक ने उसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो सन का आईडी कार्ड मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ होता है। सन ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, लेकिन वो उसे यहाँ पर पहचान लेती है कि ये तो वही बंदा है।
इस पर यांग जो उसे चिल्लाते हुए बताता है कि जब हम कल अपना आईडी कार्ड लेने के लिए गए थे तब सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। इस बात को सुनने के बाद सन काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर वो कहती है कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है अगर उन्होंने देख लिया, आखिर ये मेरा आईडी कार्ड है। उसे ये बात समझ में नहीं आ रही होती है कि ये बंदा उससे उसका आईडी कार्ड मांगने क्यों आया हुआ होता है। उसकी दोस्त को भी समझ में नहीं आता है। यांग जो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम अपना आईडी कार्ड नहीं दोगी तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। अब सन उसकी बातें नहीं मान रही होती है तो वो जोर जबरदस्ती पर उतर आता है। वो उसका बैग छीनने लगता है और उसमें उसका आईडी कार्ड ढूंढने लगता है। ये सीन दूर खड़े खांग और हासू देख रहे होते हैं और वो दूर से ही समझ जाते हैं कि उनकी प्यारी सन के साथ क्या हो रहा है। वो दौड़ते भागते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। रास्ते में वो दोनों मो को क्रॉस कर रहे होते हैं जिसे सिनेरियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब उसके माइंड में सारी चीजें प्रोसेस होती हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो यांग जून है वो वहाँ पे नहीं रुकता है। वो सन के बैग में आईडी कार्ड को ढूंढ रहा होता है। वो बता रहा होता है कि अगर तुमने अपना कार्ड नहीं दिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। उसी बीच हादू और खांग हवा में कूदते हैं और अपने पंच को तैयार करते हैं और यांगजो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन उसी बीच एंट्री होती है मो की। वो दोनों के पंचेस को ब्लॉक कर देता है। यह सीन देखकर आपको लग रहा होगा कि यांगजो को मो बचाने आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसे अपनी पुरानी फाइट याद आती है। वो यांग जुंग के साथ 1-on-1 बैटल करना चाहता है। खांग और हाजू ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मो उनके रास्ते में आ जाएगा। वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और जब मो उसकी तरफ पलट कर देखता है, वो भी थ्रिल्ड स्माइल के साथ, तो यांग जू समझ जाता है कि ये तो वही हंटर है जिसे मैंने एक पंच में ढेर कर दिया था। लेकिन बाद में उसने जो करारा पंच मारा था उससे तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वहाँ पर एक ड्रामा क्रिएट हो गया होता है। यांग जू इसी बात का फायदा उठाते हुए सन को उठाता है। इतने में ही यांग जू वहाँ से निकल जाता है। मो बस उसे देखकर शॉक खड़ा रहता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। खांग और हासू को तो मौका ही नहीं मिलता सन को बचाने का। वो वहाँ पर खड़े होते हैं। जब वो देखते हैं कि यांग जो भाग गया है तो तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पीछे निकल जाते हैं और फिर एक बार वो लोग मो को पास करते हैं। मो के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़ा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो थोड़ा देर में प्रोसेस करता है कि ये लोग भी एक्साइटेड हैं उस बंदे से फाइट करने के लिए। फिर वो दौड़ कर उनका पीछा करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, पहले मेरा अपोनेंट है वो, मैं उससे फाइट करूंगा। लेकिन उसे यहाँ पर पता नहीं है कि चीजें कितनी ज्यादा डिफरेंट हो गई हैं। यांग जो अपना इलाका जिसका नाम है नैरो वैली, वहाँ पर मुड़ जाता है और देखकर लग रहा होता है कि वहाँ पर उसके पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन आपकी गलतफहमी है। जब मो, खांग, हासू वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये इलाका तो चारों तरफ से बंद है। यहाँ पर यांग जो तो फंस गया है, अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है। लेकिन जब खांग को याद आता है कि इस जगह पर वो तो पहले आ चुका है मो के साथ, ये वही इलाका है जहाँ पर उसकी पहली फाइट हुई थी। मतलब मो के साथ यांग जो वहाँ पर सन को नीचे उतारता है और वो उतारता नहीं बल्कि उसे पटक देता है, जिससे सन को बहुत ज्यादा दर्द होता है क्योंकि यांग जो उनको सन को उठाया नहीं जा रहा होता है। फिर वो उनको कहता है कि अब आ जाओ मुझसे फाइट करो। लेकिन मो वहाँ पर आगे आता है और कहता है कि तुम लोग नहीं बल्कि मैं 1-on-1 फाइट करूंगा। इस बात पर हाजू उस पर गुस्सा निकाल रहा होता है। हाजू उसे कह रहा होता है कि तुम जो चीजें कर रहे हो उसमें तुम्हें बहुत मजा आता होगा, लेकिन जो मैं चीजें करने वाला हूँ वो मैं अपनी बहन के लिए करने वाला हूँ। उसकी जान पर बनाई है और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। बताओ तुमने उस टाइम हमारे पंचेस को ब्लॉक क्यों किया था? यही कि तुम उससे 1-on-1 बैटल करना चाहते हो। तुम कितने ज्यादा बुरे हो। मो को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि हाजू उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन वो वहाँ पर उससे माफी नहीं मांगता है। स्माइल करते हुए कहता है कि यांगजो को निपटाने के बाद तुम्हारी बारी आएगी। तभी एक बंदा उसके शोल्डर पर हाथ रखता है और कहता है बहुत लंबा अरसा हो गया और ये और कोई नहीं बल्कि यांग जुंग होता है। और वो उसके कंधे को जोर से प्रेस करता है जिसकी वजह से वो पूरी बॉडी में झंझनाहट महसूस करता है। वो दर्द से कर्रा उठता है, लेकिन वो मो है। उसके चेहरे पे वही थ्रिल हंसी आ जाती है। वो तुरंत अपने आप को बचाने के लिए यांग जो के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन वो लगता नहीं है पर उसका असर होता है। उसका जो ग्रिप होता है वो छूट जाता है। यहाँ पर वो सेलिब्रेट कर पाए उतने में ही यांग जो एक और बार घूम कर उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर से वही चीजें। लेकिन इस बार कुछ नया होता है। वो अपने जूडो किक को तैयार करता है और मो के पैर में मार देता है, उसे जमीन में गिरा देता है और इतना ज्यादा जोड़ कर गिराता है जिसकी वजह से मो वहां पर दर्द को महसूस कर पा रहा होता है। उसकी आंखें बाहर आ गई होती है, उसकी सारी हड्डियां हिल रही होती हैं।
मानो उसको लग रहा होता है कि एक तो टूट ही गई हो। हासू सामने आता है, वो मो को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाने के लिए। वो मौका देखता है कि यांग जो वहां पर बिजी है, तो उस मौके का फायदा उठाते हुए वो अपनी बहन के पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़कर अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। यांग जो की जब उन पर नजर जाती है तो वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पाता है। वो चाहता तो था कि वो सन का आईडी कार्ड ले ले, लेकिन अब उसके पास कोई भी चांस नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, जाने दो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ जो मो है हमारे साथ प्रैंक कर देता है, मतलब इतनी जोड़ कर उसे पटका गया होता है मानो उसकी हड्डियां भी टूट गई होगी। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होता है, उसकी हड्डियां, और वो काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। और शॉकिंगली वो सोच रहा होता है कि ये जरूर टीचर के साथ ट्रेनिंग का नतीजा है। वो अपनी बैग को फील कर रहा होता है कि उसे कोई भी चोट नहीं लगी है। वो उसे रिलीज करने के बाद टाइट करता है और जोर से प्रेशर मारता है। उस प्रेशर के साथ ही वो सीधा खड़ा हो जाता है। यांग जो तो डिस्ट्रैक्टेड होता है क्योंकि हासू सन को लेकर वहां पर भाग गया होता है। जब उसकी नजर मो पर जाती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ जो खांग है वो मो से पूछ रहा होता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? तो मो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। यहीं पर मो का ध्यान भटक जाता है और इसी बात का फायदा यांग जो उठा लेता है। वो तुरंत एक अटैक करता है। मो उसके अटैक से बचते हुए एक ही चीज सोच रहा होता है कि उसका काउंटर कैसे करेगा। इतने में यांग जो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलता है और वो तुरंत पीछे होकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है। पहले तो उसके हाथ को पकड़ता है ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके और कॉलर से ग्रिप बनाकर उसे उठाकर फिर से जमीन पर पटक देता है, मानो वो इतना ज्यादा हल्का फुल्का हो। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि मो को कुछ भी नहीं हुआ होता है। वो फील कर पा रहा होता है कि इस बार भी उसे कुछ नहीं हुआ। तभी हमें पता चलता है कि जो हमारा क्यूट सा उसकी पीठ पर सेफ्टी बैग की तरह काम कर रहा होता है। वो कितने भी झटके खाए, कितना भी दर्द सहे, लेकिन वो कंप्लेन नहीं करता है। उसकी हालत देखकर तो आप लोगों की भी हालत टाइट हो गई होगी। आखिर वो कितना और सहन करेगा। अब यहाँ पर सारी बातें मो को समझ में आ रही होती है। वो प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा स्लो है। वो यांग का बिना शुक्रिया करे वहां पर खड़े हो जाता है और उसका ध्यान यांग जो पर जाता है, जो कि उसने एक बड़ी गलती कर दी होती है कि उसके असिस्टेंट यांग के ऊपर अटैक कर दिया। बिना कोई टाइम गवाए मो अपने प्यारे असिस्टेंट की चिंता करते हुए यांग जो के ऊपर अटैक कर देता है और बैक टू बैक उसके ऊपर पंचेस बरसाने लगता है। दूसरी तरफ यांग जो के पास कोई भी चारा नहीं होता है सिवाय ब्लॉक करने के, और वो सोचने लगता है कि ये नाजुक सा बंदा इतने हैवी पंचेस उसके ऊपर कैसे मार रहा है। मो तो काफी ज्यादा मजे में होता है और कह रहा होता है कि मैं यांग का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, और बैक टू बैक पंचेस बरसा रहा होता है। लगता है जैसे उसको यांग की परवाह है, लेकिन वो तो अपने थ्रिल के लिए तो मजे में पंचेस बरसा रहा होता है। यांग जो को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो यहाँ पर बुरी तरीके से पिटेगा, इसलिए वो यहाँ पर प्लान बनाता है कि वो अपने बॉडी का यूज करेगा और एक बॉडी स्लैम के लिए तैयार होता है। वो आगे बढ़ता है और मो के ऊपर सीधा कूद जाता है। मो की तो चेहरे से थ्रिल स्माइल चले जाती है। उसे वो देखकर लग रहा होता है कि एक बड़ा सा एस्टेरॉइड उसकी तरफ बढ़ रहा हो। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं है, उसकी तरफ बढ़ रहा हो। उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। वो ना तो पीछे हट सकता है ना तो अगल बगल। वो मन बना लेता है कि उसे वो सामने से फेस करेगा। अपने पैरों को जितना हो सके उतना टाइट बना लेता है और जैसे ही दोनों टकराते हैं मो की हालत बिगड़ने लगती है, क्योंकि यांग जो का जो शरीर है और उसका वेट मो संभाल नहीं पा रहा होता है। वो पीछे फेंकाने लगता है। जब यांग जो अपनी पूरी पावर का यूज करता है तो वो मो को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। मो सीधा दूर जाकर गिरता है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मो को इस बार भी कुछ नहीं होता है, पर वो एकदम सुपर हीरो के स्टाइल में वहां पर लैंडिंग लेता है और खान के पास पहुंच जाता है। खान ये देखकर उससे पूछ लेता है, भाई तेरे सच में सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? मो सीधा सीधा कह देता है कि हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पर एक काम करो, यांग को संभालो और उसकी देखभाल करो। इतना बोलने के बाद वो वहां पर खड़ा हो जाता है। उसने खांग को कह तो दिया, लेकिन वो खुद श्योर नहीं होता है कि वो इस मॉन्स्टर को हराएगा कैसे। मो स्माइल करता है और कहता है कि इसी चीज के लिए तो वो अर्थ पर आया था, चुनौतियों का सामना करने के लिए। और वो प्लान बनाता है कि मो काफी ज्यादा तेज है तो उसका फायदा उठाएगा। वो तुरंत उसके ऊपर हमला कर देता है। यांग जो उसके ऊपर सामने से हमला करने लगता है। मो से बचते हुए उसकी दूसरी तरफ आ जाता है और थाई में 2 पंचेस मारता है।
दूसरे थाई में भी 2 पंच मारता है। यांग जो की तो हालत खराब हो रही होती है। मो की एक ही स्ट्रेटेजी है कि जो यांग जो है वो एक मॉन्स्टर की तरह है। अगर वो उसके थाई पर अटैक करेगा और इम्पैक्ट काफी ज्यादा सही होता है, वो उसका बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से यांग जो को अपने आप को संभालने के लिए हाथ लगाने पड़ते हैं। यांग जो समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फाइट को हार जाएगा। तभी वो एक प्लान बनाता है, मो का ध्यान भटकाता है और उसे कहता है कि पीछे देखो, तुम्हारे साथ एक और बंदा है, 2v1 ये फेयर नहीं है मेरे साथ, मैं तुमसे नहीं लड़ने वाला। इतना सुनने के बाद मो का ध्यान भटक जाता है। वो खांग की तरफ देखता है और कहता है कि तुम फाइट में इंटरफेयर नहीं करना। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए यांग जो वहां पर आता है और मो का गला पकड़ लेता है। ये तो एक गोकीला क्लच है जिसमें उनका गर्दन पकड़ लेते हैं और उनसे टैप आउट कराते हैं। लेकिन इस फाइट का केस बिल्कुल अलग होता है। खान ये चीज देख रहा होता है और कहता है कि ये तो चीप ट्रिक है। उसे यहाँ पर अंदाजा हो जाता है कि मो यहाँ पर 15 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। अब उसे लग रहा होता है कि मो को उसकी जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा डेंजरस हो गई है। और जब वो देखता है कि मो का जो चेहरा है वो कलर बदलने लगता है, तो वो तुरंत बिना किसी हेजिटेशन के आगे बढ़ता है। जब वो 2 कदम आगे ही बढ़ता है तो मो चिल्लाता है कि मेरी हेल्प मत करो। और खांग इतना सुनने के बाद वहां पर रुक जाता है। ऐसा लग रहा है कि वो अपना हाथ उठाकर रेफरी को कह रहा है कि मैं इस फाइट को कंटिन्यू करूंगा। खांग श्योर नहीं होता है कि मो सही में ठीक है कि नहीं, उसे यहाँ पर रुकना चाहिए कि नहीं। लेकिन वो देखता है कि मो वहाँ पर थ्रिल हंसी फिर से हंसने लगता है, तो उसे थोड़ा सा ठीक लगता है। लेकिन असल बात यह है कि जो यांग जो है उसने मो को इतनी टाइटली बांधा होता है कि अगर मो यहाँ पर रिलीज नहीं होता है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा, क्योंकि उसका जो ब्रेन है और उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो भी रुक गई होती है। अब मो के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो उस मूव को चलेगा। वो तुरंत अपने नेक को टाइट करता है, जिससे उसका नेट यांग जो के हाथों पर बहुत ज्यादा भारी होने लगता है। उसके बाद मो अपने गर्दन को सिकोड़ लेता है, जैसे हम अपने पेट को सिकोड़ते हैं वैसे ही। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। वो अपने दोनों हाथों से यांग जो के हाथों को पकड़ लेता है, वो भी क्रॉस करते हुए यहाँ पर मौका बन जाता है। अब फाइट बैक कर सकता है हमारा मो। वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन जाता है। वो अपने दोनों हाथों को जिगजैग पोजीशन में डालता है और यांगजो के शोल्डर को कसकर दबाने लगता है। यांगजो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और मो को छोड़ देता है। ये चीज देखकर वहां पर सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मो ऐसा भी कुछ कर सकता है। वो एक आम लड़का था, लेकिन अब ऐसी फाइटिंग एक्सपीरियंस को दिखाते हुए वो आम नहीं रहा, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुका है। और वो सामने देख पा रहा होता है कि यांग जो कितने ज्यादा गुस्से में है। इसी बात का मो फायदा उठाने वाला है। वो उसके हर एक हमले को प्रेडिक्ट कर पा रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो एक बड़ी सी चट्टान है, जिसे एक बस प्रॉपर पंच मारा जाए उसके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं है। फिर वो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है जो कि वो अपने टीचर के साथ करता था। टीचर अपने लेग डेस कर रहे होते हैं, वो बारबल को अप्स एंड डाउन कर रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद वो सोच रहा होता है कि इस ट्रेनिंग को करने के बाद उनके जो मसल्स हैं वो सही में ग्रो होंगे कि नहीं। वो उनके पैरों के अंगूठों को देखने लगा और वो श्योर करने लगा कि उनके अंदर वो पावर जनरेट हो रही है कि नहीं। जब टीचर वहां से जाने लगे तो वो बारबल के पास जाता है। टीचर को वो कॉपी करते हुए बारबल को उठाता है और सेम पोजीशन पर अप एंड डाउन करने लगता है। और उसी के बाद वो एक कदम आगे भी बढ़ाता है और उसके चेहरे पर वो थकान बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही होती है। ये देखने के बाद टीचर मानो उनके पैरों से तो जमीन निकल गई हो। वो इतना ज्यादा शॉक्ड होते हैं। ये चीजें करने में उन्हें कितने ज्यादा महीनों लग गए थे, लेकिन ये बंदा एक ही दिन में बारबल स्क्वाट्स इतनी आसानी से कर पा रहा है, वो भी सेम वेट में। टीचर उसे देखने के बाद बहुत ज्यादा चिंता करने लगा और उसे पूछने लगा कि तुम इतने हैवी वेट के साथ आगे स्क्वाट्स मारने वाले हो, तुम अपने आप को नुकसान पहुंचा दोगे। वो रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतने में कहाँ मानने वाला। वो तो अपने मर्जी का मालिक है और वो अपने आप को चोट भी नहीं पहुंचाने वाला। उसके इरादे, उसकी प्लानिंग और उसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि उसे 3 मिलियन साल का एक्सपीरियंस जो है, इसलिए वो उनके दम पर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू करता है। और ये बातें तो टीचर को नहीं पता है। वो पुराने टाइम पर जब लोगों से फाइट करता था, उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर होते थे, उनसे फाइट के दौरान उसने ये टेक्निक को सीखा था। वो अपने किसी भी मस्कुलर को ढीला कर सकता है और स्ट्रॉन्ग कर सकता है।
और साथ में वो हर एक पॉइंट को कंट्रोल कर सकता है। वो कहीं का ब्लड कहीं पर भी डाइवर्ट कर सकता है। उसके पास इतना ज्यादा टैलेंट होता है, उसने अपनी जर्नी में ये सब सीखा होता है। जैसे मानो एक बड़ा सा चट्टान उसके सामने है और वो अपने हाथ में पावर को इकट्ठा करके उसे एक झटके में तोड़ देता है, और वहीं पर वही चीजें कर रहा होता है। अपनी पूरी पावर को अपने लेग्स में इकट्ठा करता है और टीचर के सामने स्क्वाट्स मारने लगता है। जितनी रफ्तार में उसके टीचर स्क्वाट्स कर रहे होते हैं, उनसे दुगनी रफ्तार में वो स्क्वाट्स को करके दिखा रहा होता है। यही टेक्निक का यूज मो यांगजो के सामने करता है। वो अपने एक हाथ को बहुत ज्यादा कमजोर बना लेता है, उसकी पावर को शिफ्ट दूसरे हाथ में कर देता है, जिससे उसकी मसल बढ़ जाती है और उसकी पावर 2 गुना हो जाती है। कांग उसकी चिंता करते हुए उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है, कहीं यांगजो की जो अटैक थी उससे कहीं उसे इम्पैक्ट ना हुआ हो। मो उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता है, पर उसे याद आता है वो टेक्निक के बारे में। जब उन दोनों की फाइट हुई थी तो खांग ने उसके ऊपर वो सुपर पंच मारा था। उसी टेक्निक को मो यहाँ पर कॉपी करने वाला है। इस बार मो स्पीड पर नहीं बल्कि पावर पर फोकस करता है। वो सीधा यांगजो की तरफ बढ़ रहा होता है। यांगजो उसके अटैक से बचने के लिए दोनों हाथ को आगे करता है और एक शील्ड बना लेता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं। मो का पंच यांगजो को लगता है और वो महसूस कर पा रहा होता है कि इसका जो इम्पैक्ट है उसकी पूरी बॉडी में फैल गया है। अब वो उसे सहन नहीं कर पा रहा होता है, मानो जैसे कि मो ने एक चट्टान पर अपनी पूरी पावर से पंच मारा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वैसा ही कुछ यहाँ पर होता है। यहाँ पर यांगजो के छाती पर इतना ज्यादा जोड़कर वो पंच लगता है जिससे वो वहां पर बेहोश हो जाता है। मो यहाँ पर फाइट जीत जाता है। वो अपने से 2 गुने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को हरा देता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ तो भूल रहा होता है। तभी उसे याद आता है और वो अपनी थ्रिल हंसी को वापिस लाता है और तुरंत जाकर अपना सिग्नेचर मूव यानी कि अपने अपोनेंट के कानों को काट देना, और वो बिल्कुल वैसा ही करता है। यहाँ पर मो की विक्ट्री हो जाती है। मो ने गोडोरी के सबसे ट्रबल मेकर बंदे को हरा दिया होता है। दूसरी तरफ हाजू अपनी सिस्टर को डांट रहा होता है कि तुम इतनी बड़ी मुश्किलों में क्यों फंस जाती हो। सन कह रही होती है कि मेरे प्यारे भाई को मेरी कितनी ज्यादा चिंता है, इसलिए वो अपना सच बता रही होती है, क्योंकि अब छुपाने से कोई फायदा नहीं। वो अपने भाई को बताती है कि उस दिन की बात है जब आपने मुझे बचाया था, तब अचानक से उसका पर्स गिर गया था, लेकिन उसे याद नहीं वो कैसे गिर गया था। उसी की वजह से उसका जो आईडी कार्ड है वो एक लोन की शॉप पर पहुंच गया था और उसके ऊपर 5.50 मिलियन का लोन लग गया। वो उस बंदे को समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा वहाँ पर नहीं मानता है, क्योंकि ये इंसिडेंट उस टाइम पर हुआ था जब वो अपने कार्ड को छुड़ाने के लिए गई थी। तभी वहां पर यांगजो उसे मिल गया था। उसे लगा कि वो भी अपना आईडी कार्ड लेने के लिए आया है, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कब बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो आकर उससे आईडी कार्ड की डिमांड करने लगा। ये तो उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये बातें वो हाथू को बता रही होती है। ये बात सुनने के बाद उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस बार हाजू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि उसकी बहन का मैटर है। वो तुरंत अपना फोन उठाता और अपनी बंदी को कहता है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो निकल जाता है उस शॉप की तरफ। शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मालिक और एम्प्लॉय बात कर रहे होते हैं बिजनेस के बारे में, और उसी बीच हाजू वहाँ पर जोर से दरवाजा को खोलता है, जिसकी वजह से उन सब का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। हाजू बिना टाइम गवाए बॉस की तरफ बढ़ता है और लगातार बैक टू बैक उसके ऊपर पंचेस बरसाने लगता है। यह देखकर पहले तो एम्प्लॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन अपने बॉस को पिटता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब बॉस उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मेरी मदद कर, तो जो एम्प्लॉय है वो देखते हुए कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बैकअप बुला सकता हूँ। लेकिन वो शो का एंजॉय करते हुए उसके बुली बॉस को पिटता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है और आराम से फोन लगाता है। 2 बॉडीगार्ड वहाँ पर तुरंत आ जाते हैं और उसे रोकने के लिए कह रहे होते हैं, पर हाजू उनको देखकर बिल्कुल भी नहीं डरता है। वो एकदम गुस्से में उन्हें देख रहा होता है। असल बात यह है कि जो हमारा हाजू है वो एकदम शांत और इनोसेंट बंदा है, लेकिन उसके अंदर उसके MMA चैंपियन डैड का ब्लड जो है
इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा वो यहाँ पर फुल गुस्से में होता है और कुछ भी सोच नहीं रहा होता है, बिल्कुल अपने डेविल डैड की तरह। एक बार उसे गुस्सा आ जाए तो वो किसी को भी नहीं देखता, वो लगातार अटैक करता है। उसे पता ही नहीं होता कि उसका सामना अब 4 लोगों से होने वाला है। वो बॉस को छोड़ता है और उन दोनों मैसिव बॉडीगार्ड के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। हाजू एक बॉडीगार्ड को इतना जोर से पंच मारता है कि वो दूर जो दरवाजा लगा होता है उसे तोड़ते हुए गिरता है। उसके चेहरे पे हाजू के पंचेस के निशान होते हैं। हाजू अपने आप को शांत करता है और कहता है जिसने लोन नहीं लिया उससे लोन मांगा जा रहा है और वो तो शॉप में कभी आई ही नहीं। वो मेरी प्यारी बहन है। वो सीधी सी बात बॉस के सामने रखता है कि अगर अगली बार उसे परेशान किया तो तुम लोगों का अंजाम इससे भी बहुत ज्यादा बुरा होगा। बॉस कहता है कि अंजाम तो जिससे पंगा ले रहा है तू जानता है ना आगे तेरे साथ क्या क्या हो सकता है। आजू कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो उसने कहा वो ही करना होगा, वरना आगे तो तुम अपना देख लो। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। बॉस की हालत इतनी ज्यादा बुरी होती है कि वो वहां पर उठ भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो मन ही मन इतना ज्यादा गुस्से में होता है और डिसाइड कर लिया होता है कि वो हाजू को सबक सिखा कर रहेगा। दूसरी तरफ खांग और मो स्ट्रिक पर आगे बढ़ रहे होते हैं। वहां पर खांग का एक सवाल होता है कि तूने अपने आर्म को डबल साइज कैसे किया, लेकिन मो के दिमाग में तो एक ही बात चल रही होती है, वो इंटरेस्टिंग फाइट जिसमें उसने विक्ट्री हासिल की। साथ ही वो उसकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए उसे लाइव डेमो दिखाने लगता है। अपने लेफ्ट हैंड को आगे करता है और उसकी जो फाइबर होती है उसे ट्रांसफर करके अपने हाथों के साइज को 2 गुना कर देता है। खान को यह देखकर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मो ने कैसे किया। फिर खान उस टेक्निक को यूज करने लगता है, लेकिन वो यूज नहीं कर पा रहा होता है। तो वो पूछता है कि तूने कैसे किया, तो मो बता रहा होता है कि सुन, अपने मसल का यूज करना है तो उनसे बात करना सीख। सब मसल एक जैसी नहीं होती है, सब डिफरेंट होती है, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। उन्हें समझने के लिए पहले पता लगाना होगा कि उन्हें क्या चाहिए, ये पहले जानना होगा और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तूने ये फाइंड आउट कर लिया तो तेरे लिए तो ये तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा अपने मसल को कंट्रोल करना और तू अपनी बॉडी का बॉस बन जाएगा। ये बात सुनने के बाद खांग तो खुश तो होता है, लेकिन वहां पर ट्राई करने लगता है, पर वो यहाँ पर यूज नहीं कर पा रहा होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। मो यांग यांग दोनों देखकर हंसने लगते हैं कि इससे तो ये सिंपल ट्रिक भी नहीं आती। तभी यांग यांग उससे पूछता है कि मास्टर आप ये टेक्निक उसको क्यों सिखा रहे हैं जिसे आपको मास्टर करने में 100 साल लग गए थे। इसका जवाब देते हुए मो कहते हैं, अरे मेरे प्यारे यांग यांग, मैं अर्थ पर इसलिए आया हूँ कि इंटरेस्टिंग बैटल उसे मिले। अगर उसका अपोनेंट स्ट्रांग बन जाएगा तो उसके लिए ही तो फायदा है, क्योंकि वो अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है। और तुझे तो पता ही है कि उसकी बैटल लूसीफर से, जो कि फाइनल बॉस होने वाला है, इसलिए उसे अपने आप को इतना स्ट्रांग तो बनाना होगा। यांग यांग कहता है कि उसे मालूम है कि जो लूसीफर है वो अर्थ का बैरियर नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन मो के जहन में ये बातें नहीं होती है। एक दिन जरूर आएगा और लूसीफर बैरियर को तोड़ने का तरीका जरूर फाइंड आउट कर लेगा, इसलिए वो उस दिन के लिए तैयार रखना चाहता है अपने आप को और आपसे वो और भी ज्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग करेगा। सीन कट होता है, पर्पल हुडी वाला बंदा किसी से मिलने के लिए आया हुआ होता है। हमें बताया जाता है कि उसके सामने जो बंदा बैठा है वो इस एसोसिएशन का मालिक है और उसका अंकल है, और उसे चिढ़ाते हुए कह रहा होता है कि तू हमेशा गैम्बलिंग ऐप से पैसे छापता रहता है और तू कोई भी मेहनत नहीं करता है। लेकिन उसका जवाब देते हुए पर्पल हुडी वाला और कंप्लेन करते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे मेरा फल नहीं मिलता है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, ये जो एम्पायर तुम देख रहे हो एक दिन मैं तुम्हें ये सौंपने वाला हूँ। लेकिन उनके मन में चल रहा होता है कि ये तो एक छोटी सी लोन शॉप भी नहीं संभाल पाया, तो इस एसोसिएशन को कैसे संभालेगा। पर यहाँ पर वो एक लंबी सांस लेते हैं और उसे कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। उसके कंधे पर हाथ डालते हैं और इसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर उसे लेकर जाते हैं और हम क्या देखते हैं, वही 3 बंदे शॉप की देखभाल का काम उन्हें मिला होता है। वो उसके बॉडीगार्ड होते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है और ये आप लोगों को तो पता ही है कि इनकी हालत किसने की है। पर उतना काफी नहीं था इन लोगों के लिए। इनके कपड़े खोले जाते हैं और इन्हें घसीट घसीट कर पीटा जाता है। तुम लोग से एक लोन शॉप भी नहीं संभाली जा रही, एक स्टूडेंट से पिट कर आ गए। तभी वहां पर एक बंदा आता है और उसी एम्प्लॉय को चिल्लाते हुए उसके मुंह पर नीली गोली डाल देता है।
वहाँ पर ब्लैक सूट वाले बंदे आते हैं और उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं और कह रहे होते हैं अगर तूने उस नीली गोली को थूका तो तेरा ये आखिरी दिन होगा। उसके बाद जो बॉस के अंकल होते हैं उसे एलिवेटर से नीचे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। बॉस अपने अंकल से बिजनेस की बातें शुरू करता है लेकिन अंकल उल्टा ही कहने लगते हैं मैंने तुझे एक छोटी सी शॉप दी जिसमें नॉर्मली स्टूडेंट्स आते थे और उनको भी तू संभाल नहीं पाया। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं किसी अच्छी जगह का तुम्हें बॉस बना दिया तो तुम तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दोगे। लेकिन उनका नेफ्यू कंप्लेन करते हुए कहता है कि मैं बच्चों से तो पैसा नहीं कमा सकता। उसी के बाद एलिवेटर खुलता है। बॉस के चेहरे पर स्माइल होती है, वो फुल्ली कॉन्फिडेंट होते हैं। नेफ्यू यहाँ पर स्टंट हो जाता है क्योंकि सामने एक बड़ा सा अरीना होता है। वहाँ पर 100 से भी ज्यादा लोग उस एरिना के मैच को देखने के लिए आए होते हैं और ये कोई आम 100 लोग नहीं होते बल्कि बहुत ही ज्यादा अमीर टाइप के लोग उस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। नेफ्यू उस एरिना को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। बॉस उसे इसलिए लाया होता है कि वो कॉन्फिडेंट फील करे और उसे पता चले कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अच्छा तो आप इस तरीके से पैसा बनाते हो, तो बॉस उसे कहते हैं कि ध्यान से देख। तभी वहां पर एक अनाउंसर आती है, उसके साथ एक कैंडिडेट भी आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही एम्प्लॉय होता है। उसकी नीली नीली विंग्स निकली होती है, उसका चेहरा लाल होता है क्योंकि उसे नीली गोली खिलाई थी और उसका असर हो रहा होता है। नेफ्यू काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसके एम्प्लॉय के साथ ऐसा क्या हुआ। वो तो सूट में काफी ज्यादा कमजोर लगता था लेकिन रियल में उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही शेप में होती है। वो तो स्टंट खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मेरा एम्प्लॉय है। फिर मैच शुरू होता है। एम्प्लॉय आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए। वो बंदा अपना गार्ड को सामने ले आता है लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है क्योंकि एम्प्लॉय उसके ऊपर सीधा पंच मारता है जिसकी वजह से उसका जो ब्लॉक है यानी कि उसके हाथ की हड्डियां टूट जाती है और वो वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करता है, सीधा उसके मुंह पर पंच मारता है और उसकी जो स्कल की हड्डियां होती है वो क्रैश हो जाती हैं। और ये सब उस नीली पिल का कमाल होता है। उसे खाने के बाद उसकी बॉडी फूल जाती है लेकिन वो अभी भी होश में रहता है और अपनी बॉडी के मजे ले रहा होता है। दूसरी तरफ बॉस नेफ्यू को दिखा रहा होता है वही नीली गोली और उसका सीक्रेट बता रहा होता है कि इसे खाने के बाद उनकी बॉडी एक अलग तरीके के शेप ले लेती है और इस पिल का यूज वो तब करते हैं जब उन्हें कोई बैटिंग जीतनी होती है। इसकी मदद से वो लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। नेफ्यू उस पिल को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है ये छोटी सी पिल इतना बड़ा काम कर सकती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें मो को दिखाया जाता है जो कि जिम में स्क्वाट्स कर रहा होता है जो कि उसका फेवरेट बन गया होता है और आखिरी सेट करने के बाद बारबल को उनकी सही जगह रखने के बाद मो अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखता है। उसकी जो मसल्स है वो दोगुनी हो गई होती है, जैसे मानो उसकी पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा हो और यही चीज वो अपने टीचर को दिखा रहा होता है। साथ ही कहता है कि आज की ट्रेनिंग तो काफी ज्यादा इंटेंस थी। ये बात सुनने के बाद उसके जो टीचर है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और हैरान भी होते हैं। उसकी ऐसी बॉडी देखकर उसे कुछ बोल भी नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि उसकी बॉडी को इतनी कम टाइम में इतनी ग्रोथ जो मिल गई थी। इस बात पर उन्हें डाउट हो रहा होता है कि मैं भी उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन इतनी जल्दी इसकी बॉडी इतने कम टाइम में इतनी बल्क कैसे हो सकती है, कहीं ये ड्रग तो नहीं ले रहा है। टीचर को डाउट होने लगता है। वो पसीना पसीना हो गया होता है और टीचर को कुछ बोलने ही वाला होता है कि टीचर उसके ऊपर भड़कने लगते हैं और अपना जो ड्रग के ऊपर लेक्चर है वो उसके ऊपर चिल्लाने और चीखने लगते हैं। तभी मो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो नहीं जानता ये सब। ये बात सुनने के बाद टीचर बिल्कुल स्टंट हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मो किस लेवल तक ट्रेनिंग कर रहा है। उनको तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसलिए वो उसके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं लेकिन असल वजह तो कुछ और ही होती है। वो अपनी बॉडी को देखने के बाद कहता है कि अभी मैं इतना ताकतवर नहीं बना हूँ कि लूसीफर से लड़ पाऊँ। फिर उसके बाद वो शाम को उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने फाइट की थी। साथ में यांग यांग भी होता है और अपने साथ वो फोन भी लाया होता है। तभी वो रिंग करने लगता है और यांग यांग हैरान होने लगता है कि आखिर इस फोन के साथ क्या हो रहा है। तभी उसे याद आता है कि किम ने उसे ट्रेनिंग दी थी और उसी हिसाब से वो फोन को उठा लेता है और तुरंत मो के कान पे लगा देता है। किम होती है फोन पर और चिल्ला रही होती है कि तूने यांग यांग को इधर लेकर क्यों नहीं आया, उसे चेक करना है कि उसकी हालत ठीक तो है ना। तो वो उसे तुरंत कहता है कि नहीं, अभी उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने आप को चेक करने के लिए यहाँ पर आया है। इतना बोलने के बाद वो फोन को कट कर देता है और मो बिल्कुल सही टाइम पर आया हुआ होता है।
क्योंकि वो छोटी लड़की और वो एक्स चैम्प वहीं पर होते हैं जो कि बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से अपने बिजनेस को और ग्रोथ दें, क्योंकि उन्होंने स्ट्रीमिंग में थैंक्स बटन, सुपर चैट में और डोनेशन में कई सारा पैसा कमा लिया था। उसको आगे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी खुशी कुछ ही टाइम की मेहमान है। वहाँ पर मो उनको देख लिया होता है। वो दोनों लड़कियों को मो की प्रेजेंट फील होने लगती है। जब वो मो अपना घुमाते हैं और मो को देखते हैं तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। होप करता हूँ कि तुम लोग ने जो मेरे साथ किया था वो भूले नहीं होगे, ये बात याद दिला रहा होता है मो ने। और आप लोग मो की स्माइल देखकर तो समझ ही सकते हैं कि वो कितना ज्यादा थ्रिल फील कर रहा है। वो छोटी लड़की अपने पैसे उठाती और अपने जेब में ठूसने लगती है। उसे देखकर उसे पुरानी बातें याद आने लगती है और कहती है कि ये बंदा यहाँ पर क्यों आया है। जाहिर सी बात है दीदी, आपसे बदला लेने के लिए आया है वो। और वो बिना टाइम वेस्ट करे मो की तरफ बढ़ जाती है, लेकिन इस बार मो तैयार होता है। वो एकदम शांत खड़ा होता है। मो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। वो छोटी लड़की वही सेम मूव मो के ऊपर मारती है। वो रनिंग नहीं, उसकी छाती पर दे मारती है। वो थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। यांग यांग यहाँ पर घबरा जाता है और अपने मास्टर को देखता है और उनसे पूछता है कि आप ठीक तो हो ना। अगर वो हिट किसी को भी लग जाती है तो वो वहीं पर नॉकआउट हो जाएगा, लेकिन मो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बैडेस अंदाज में स्माइल करता है, लेकिन दूसरी तरफ वो लड़की बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और सोचने लगती है कि उसने अपना अटैक बिल्कुल परफेक्ट किया, लेकिन अभी भी ये शांति से खड़ा है और कुछ भी बोल नहीं रहा है। वो दोबारा ये गलती नहीं दोहराने वाला था। उसे पता था कि ये चीजें जरूर होंगी, इसलिए वो अपने चेस्ट के मसल को और भी ज्यादा सख्त कर लेता है जिससे उसको इम्पैक्ट बिल्कुल भी ना हो। अब यहाँ पर फाइट शुरू होती है। मो सीधा उस लड़की की तरफ चार्ज कर देता है और मो उसके ऊपर पंचों की बरसात कर देता है। लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। वो अपने आप को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश कर रही होती है, क्योंकि सीन यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट हो गया है। उसे यांगजो का सिनेरियो याद आ रहा होता है कि वो उस केस में छोटा था और यांगजो बड़ा, और यहाँ पर उल्टा है, वो बड़ा और वो लड़की छोटी। दूसरी तरफ चुंगू अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा दूर जाती है, इसलिए वो उसके ऊपर अपना क्लासिक किक का यूज करता है और वो हिट लगती भी है, लेकिन चुंगू अपने आप को बचाने के लिए मो के पैर को पकड़ लेती है। चुंगू का फेस गुस्से से भरा हुआ होता है, ना सिर्फ किक खाने की वजह से, इसलिए भी कि उसने उसे छोटा समझा और अंडर एस्टिमेट किया। चुंबू तुरंत अपना एल्बो मो के पैर पर मारती है और एक परफेक्ट स्पॉट पर, जिससे मो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उस खो रहा होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो पहले वाला मो नहीं रहा। उसने अपने आप को ट्रेन किया और अपने आप को इतना ज्यादा ताकतवर बनाया कि वो किसी भी अपोनेंट का सामना कर सकता है। अब चुम्बू को लग रहा होता है कि वो पहले जैसा मो नहीं रहा, इसलिए उसे अपनी पूरी पावर लगानी होगी। मो का ध्यान तो अपने लेग पर होता है। चुम्बू इसी बात का फायदा उठाते हुए उसके ऊपर चार्ज कर देती है। वो सीधा एक रनिंग एल्बो उसके मुंह पर मारती है, फिर घुमाकर एक और एल्बो उसके मुंह पर मारती है और आखिर में स्पिनिंग एल्बो पूरी जोर लगाकर उसके पेट के साइड में दे मारा। यंग यंग को यहाँ पर घबराहट शुरू हो जाती है कि मास्टर सही तो होंगे ना, लेकिन यहाँ पर चुंगू काफी ज्यादा हैरान होती है कि इतने हिट्स के बाद तो मो को यहाँ पर गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी खड़ा होता है। तभी मो की वो क्रीपी स्माइल वापिस आ जाती है। उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ा उसके अटैक से। ये देखने के बाद चुंबू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सच बात यह है कि मो ने अपने मसल को वक्त रहते ही टाइट कर लिया, जिसकी वजह से उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा, और इसी बात का फायदा उठाते हुए मो उस लड़की का यानी चुंबू का कॉलर पकड़ता है और बिल्कुल यांगजो वाली टेक्निक को परफॉर्म करता है। चुंबू को उठाकर वहां पर पटक देता है और जब वो उसके चेहरे पर किक मारने के लिए आगे बढ़ता है तो चुंबू अपने आप को बचाने के लिए वहां से हट जाती है। उसकी मूवमेंट को देखने के बाद मो अपनी स्ट्रेटेजी को बदलता है। अपनी पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो ट्रांसफर नीचे यानी कि अपर बॉडी में करता है और चुंबू के ऊपर चार्ज कर देता है, लेकिन वहां पर उसका प्लान बदल जाता है। वो अपनी अपर बॉडी का जो वेट होता है वो ट्रांसफर अपनी मिडिल बॉडी पर कर देता है, यानी कि वो यांगजो की तरह एक बॉडी स्लैम चुंबू के ऊपर मारने वाला है और उस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा हैवी होता है। चुंबू काफी दूर जाकर गिरती है,
लेकिन उसकी दोस्त उसे संभाल लेती है। चुम्बू की ये हालत देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो गुस्से में मो के ऊपर चार्ज करती है और बिल्कुल वो अपनी पुरानी किक से की बातें मो के ऊपर बरसाने लगती है, जैसे उसकी पिछली फाइट में हुआ था। मो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बस एक ही बात सोच रहा होता है कि हमारे बीच का जो डिस्टेंस है उसे कम करना होगा। वो बिल्कुल वैसा ही करता है, अपनी पूरी बॉडी वेट को वो लेग्स में ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसे स्पीड मिल जाती है। और बिल्कुल यहाँ पर मो का प्लान कामयाब होने लगता है। वो लड़की के ऊपर सीधा पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। भले ही वो लड़की ही क्यों ना हो, वो उसे एक बार में खत्म कर देना चाहता है, क्योंकि पिछली बार चुम्बू ने उसे रोक लिया था, लेकिन इस बार भी चुम्बू बीच में आ जाती है और उसे एक रनिंग एल्बो मारती है, जो कि उसके सीधा फेस पर हिट होता है, एक डायरेक्ट हिट। मो को तो कोई इम्पैक्ट फील नहीं हो रहा होता है। वो एक क्रीपी सी स्माइल देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है, कुछ डर्टी सा सोचते हुए चुम्बू को पकड़ने वाला होता है। और इसी चीज को देखते हुए उसकी जो दोस्त होती है वो अपने किक को एक सॉलिड किक मो के मुंह में पड़ती है और उन दोनों को समझ में आ जाता है कि वो दोनों अकेले तो मो को नहीं हरा सकते, एक साथ मिलकर काम करना होगा। फिर दोनों टीम अप करते हैं और मो के ऊपर एक के बाद एक अटैक करने लगते हैं। मोहन के पंच उसको ब्लॉक करते हुए पीछे हट जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर वो रिलीफ होता है, क्योंकि उसने जो एक्सट्रीम हार्ड ट्रेनिंग की थी उसका फायदा उसे हो रहा होता है। अगर वो अपनी पहली वाली बॉडी के साथ इनसे रिवेंज लेने के लिए आता तो ये तो एक इम्पॉसिबल सिचुएशन बन जाती। तभी यांग यांग अपने मास्टर को कहता है कि उसे अपनी अटैक रेंज बढ़ाने का एक तरीका मिल गया है। मो ये बात सुनने के बाद स्माइल करता है और वो बिना कुछ कहे मो यांग यांग को बिना कुछ समझाए उसकी टेल को पकड़ता है और हेलीकॉप्टर की तरह घुमाने लगता है। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। मो ने चिल्लाते हुए कहता है कि अब बराबरी का मुकाबला होगा 2v2 और इतना बोलने के बाद मो उनके ऊपर चार्ज कर देता है। लड़कियां उसे देखने के बाद इतना ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि अब ये बंदा क्या करने वाला है। मो उनकी तरफ चार्ज करता है और वो यांग यांग को एक हथियार की तरह यूज करता है और लगातार उनके ऊपर मारता जाता है। चुम्बू अपनी हाइट का यूज करते हुए उसके अटैक से बचते हुए उसके हाथ पर एक अटैक करती है, जिससे मो के हाथ से यांग यांग छूट जाता है और उसे कह रही होती है ये चिप ट्रिक अपने पास ही रखो। लेकिन मो यहाँ पर हार नहीं मानता है। वो यांग यांग को मिड एयर में पकड़ता है और फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन चुम्बू उसके अटैक से फिर से बचती है और एक जबरदस्त और पावरफुल अपरकट उसके मुंह पर मारती है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि मो यहाँ पर अपने जबड़े के मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है, तो उसे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचता है और उसी के साथ वो चुम्बू को एक हेडबट मारता है, जिससे चुम्बू जमीन में जाकर गिर जाती है सीधा मुंह के बल। दूसरी तरफ यांग यांग मिड एयर में होता है और उसका फायदा उठाते हुए वो तुरंत उस लड़की को एक ड्रैगन पंच मारता है, लेकिन उसकी बॉडी और साइज और पावर का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए वो लड़की उसे पकड़ती है और साइड में फेंक कर मो की तरफ एक रनिंग नी मारती है और इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए वो मिड एयर में रुक जाती है और दूसरे पैरों का यूज करते हुए वो मो के हेड में एक किक मारती है, लेकिन यहाँ पर भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि मो ने उसकी किक को रोक लिया होता है और उसके पैरों को पकड़ लिया होता है। अब वो उसके पैरों को ट्विस्ट करता है, जिससे वो लड़की कुछ भी नहीं कर पा रही होती है। अब मो उसके दोनों पैर पकड़ लेता है और एक लॉक में डाल देता है। ये एक एशियंट लॉक होता है जिसमें दर्द इतना ज्यादा होता है कि कुछ ही सेकंड में वो लड़की वहां पर गिव अप कर देती है और कहती है कि तुम जीत गए। मो अपनी टाइट को ढीली छोड़ रहा होता है कि वो लड़की वहां पर ट्विस्ट होती है और उसे किक मारकर दूर हो जाती है। तो मो मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी भी तुम में कुछ फाइट बची है, तो चलो करते हैं, और वो सीधा उसकी तरफ चार्ज कर देता है और वो लड़की अपने वॉलेट को उठाती है, उसमें से जितने भी पैसे होते हैं वो मुंह के मुंह पर मार देती है। क्योंकि वो मो का व्यू ब्लॉक करना चाहती थी, इसलिए जो भी उसके हाथ में आता है क्योंकि वो मो का व्यू ब्लॉक करना चाहती थी इसलिए उसके हाथ में जो भी कुछ आता है वो मो के ऊपर मार देती है। इसी मौके का वो फायदा उठाते हुए अपनी दोस्त को उठाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन मो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपना आधा रिवेंज तो ले लिया होता है और जब वो अगली बार मिलेगी तो वो उसे एक और अच्छा सबक सिखाएगा। दूसरी तरफ यांग जो वो एक सेंटर पर जाता है जहां पर हार जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है मो के ऊपर। अब वो चाहता है कि वो मो के बट पर एक लात मारे। अभी यांग जो के पास एक बंदा आता है और उसे पूछता है कि तू गोदोरी के टॉप लेवल का बंदा है ना। तो यांग जो उसका जवाब देते हुए पूछता है कि तुझे इससे क्या करना। तो वो बंदा कहता है कि मैं उन्हें दूर दूर कर खत्म कर रहा हूँ।
तो तू भी तैयार हो जा, अब तेरी बारी आ गई है। ये बात सुनने के बाद यांगजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। तेरी इतनी हिम्मत। बंदा उसके हाथों को देखता है और वो कांप रहे होते हैं। वो समझ जाता है कि ये बंदा कितना ज्यादा डरपोक है और उसे नहीं पता कि वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंस गया है। वो तुरंत नीली गोली को निकालता है और खा लेता है। यांग जो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। बंदा कहता है कि ये गलती मत करना, लेकिन यांग जो उसकी बातें नहीं सुनता है और उसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। वो बंदा उसे ऐसा पंच मारता है जिससे वो सीधा एक दीवार में जाकर टकराता है और उसका गेम वहीं पर खत्म हो जाता है। यांग जो फुल्ली डिफीटेड। अब बारी है अगले टीम लीडर की और अगले दिन वो उनके पास पहुंच जाता है। चुम्बू और एक्स चैम की बातें चल रही होती है कि कैसे मो ने उनके सारे पैसे ले लिए और वो जो उनकी प्रीशियस कैप थी वो भी ले ली। तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है और हंसते हुए कहता है कि गोदोरी में अब तुम ही लोग बचे हो। अगर मैं तुम लोग को खत्म कर देता हूँ तो गोदोरी पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। इतना बोलने के बाद वो बंदा नीली पिल को निकालता है और खा लेता है। चुम्बू से पूछ रही होती है कि तुझे क्या चाहिए, लेकिन वो बंदा ध्यान नहीं देता है उनकी बातों पर और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पहले तो वो चुम्बू के ऊपर अटैक करता है और बैक टू बैक पंचेस बरसाने लगता है। चुम्बू अपने आप को जैसे तैसे बचाती है और उसे एक जबरदस्त एल्बो मारती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरी तरफ उसकी जो दोस्त है वो अपने किक के साथ तैयार होती है और बैक टू बैक उसके ऊपर किक बरसाने लगती है, लेकिन वो बंदा अपने आप को डिफेंड करते हुए उसके किक को वापिस रिवर्स करते हुए वो बंदा उसकी किक पकड़ लेता है और मो के जैसे थ्रिल हंसी हंसते हुए उसके पैर की जो हड्डी होती है उसे तोड़ देता है और उसे साइड में फेंक देता है। ये देखकर चुम्बू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उसके ऊपर अटैक कर देती है और एक के बाद एक पंच बरसाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो बंदा चुम्बू के सर को पकड़ लेता है और कहता है कि यही गोदोरी का लेवल है। उसने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा कमजोर निकली। वो तुरंत चुम्बू को पकड़ता है और जमीन में पटक देता है और वो बंदा कहता है कि यहीं पर मैंने उनका दूसरा बॉस भी खत्म कर दिया, पूरी गोदोरी गेम को निपटा दिया। ये जो पिल है ये कमाल की है। वो बंदा कहता है कि मैंने पूरी गोदोरी गेम को निपटा दिया। ये पिल्स इतनी ज्यादा इंसेन होती है कि अगर उसे खाने के बाद उससे कोई मुकाबला करने के लिए आए तो वो कभी भी नहीं हारेगा। दूसरी तरफ उसका बॉस शो का मजा ले रहा होता है और अपने एम्प्लॉय को कह रहा होता है कि तुमने आज बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। हमें बताया जाता है कि दोनों के बीच में डील हुई है, बॉस उसे पिल देगा और एम्प्लॉय उसके लिए उसके सारे अपोनेंट को खत्म कर देगा। जब भी वो एरिना में उतरेंगे तो उनके सामने जो भी अपोनेंट होगा उसे वो हरा देंगे, जिससे वो अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे। कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर बॉस अपने नेफ्यू को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ये जो पिल है इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इसे ज्यादा लिया गया तो वो विस्फोट हो जाएगा, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए एक और पिल बनाई गई है जो कि मैं तुम्हें दूंगा और इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा अपने आप को साबित करने का। नेफ्यू के पास पैसा कमाने का बहुत अच्छा मौका होता है। दूसरी तरफ जो मो है वो उस इलाके में पहुंच जाता है जहां पर वो चैंप और चुम्बू रहते हैं। कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर मो अपनी कैप किम को दिखा रहा होता है। किम उस कैप को देखने के बाद पहचान लेती है कि ये तो विसल हाई स्कूल है। मो से कहता है कि तुम स्कूल के रास्ते का मैप तुम मुझे बनाकर दे दोगी, तो किम उसके सामने एक शर्त रखती है कि यांग यांग उसके साथ पूरे एक दिन के लिए रहेगा। इस बात से मो को तो कोई परेशानी नहीं होती। किम काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो उसकी एक और हेल्प करती है कि अपने फोन में जीपीएस ट्रैक ऑन करके दे देती है जिससे वो रास्ते का पता लगा लेगा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता कि उसे यूज कैसे किया जा सकता है। तो वो यांग यांग को अपने साथ लेकर जाता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाता है अपनी कैब के साथ। तभी उसे वो लड़की दिखती है और उसे वो कैब दे देता है। वो एक्स चैंप लड़की मो को अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है और उसे अपने स्कूल के मेडिकल प्राइमरी सेक्शन में लेके जाती है जहां पर चुम्बू एडमिट होती है। अभी कुछ दिन पहले ये तीनों एक दूसरे के जान के दुश्मन थे, लेकिन अब अच्छे से मिल रहे होते हैं। मो उनसे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ और वो एक्स चैंप लड़की बता रही होती है कि जब वो स्टिक पर वॉक कर रहे थे तभी अचानक से एक अजीब सा बंदा आ गया और उनकी हालत ऐसी करके चला गया। तभी उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो कॉप्स में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखा दी। तभी वहां पर एक आवाज आती है कि ये और कोई नहीं जून है। यांग जो मो को देखने के बाद उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि ये तू है कमीने, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? हमारी फाइट तो सुलझ गई थी, तूने तो मुझे हरा दिया था, अब तू वापस क्यों लौट गया है? खैर जाने दो। फिर वो शांत हो जाता है और अपनी बातें बता रहा होता है कि ये जून है जो कि शॉप के ओनर का एम्प्लॉय है और वो अपना बदला निकालने के लिए उस बंदे का यूज कर रहा है। असल बात तो ये है कि वो बंदा गोदोरी में काम करता था और वो बहुत ज्यादा वीकेस्ट था।
लेकिन वो एक तरीके का ड्रग खाने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है कि हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो सोचने लगता है कि यंग जो कि ऐसी हालत करने वाला बंदा कितना ज्यादा ताकतवर होगा, उसे भी उससे मिलना होगा। उसके चेहरे पर वो थ्रिल्ड स्माइल होती है और ये स्माइल एक्सचैम देख रही होती है, तो उससे पूछ लेती है कि तुम क्या सोच रहे हो। तो वो उसे कहता है कि उसे उसका पता लगाना होगा, तुम लोग उसके बारे में जानते हो। तो एक्स चैम्प कह रही होती है कि अभी तक तो उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, यहाँ तक कि जो कॉप्स हैं वो भी नहीं ढूंढ पाए हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ। वो वापिस से स्कूल में लौट जाता है अपनी इंसेंट ट्रेनिंग के लिए। वो टीचर से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मुझे ट्रेनिंग दो, लेकिन टीचर उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए वो उसके सामने एक डील रखता है कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें जरूर ट्रेनिंग दूंगा। तो वो ट्रेनिंग के लिए टीचर की मदद करने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में वही जून घूम रहा होता है और ठीक उसके पीछे जून होता है जो कि फोन में किसी से बात कर रहा होता है। और ये और कोई नहीं बल्कि उसका बॉस होता है। वो उसे समझा रहा होता है कि पूरी दुनिया को अनाउंस करना बंद कर दो कि तुम ड्रग लेते हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान है। इसके बाद वो क्लास में जाता है और हाजू को ढूंढने लगता है क्योंकि उसके बॉस ने उसे मिशन दिया था। अब अगला नंबर हाजू का है। वो उसे खत्म करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जून के पास हाजू की पिक होती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो बंदा हाजू को इतनी जल्दी ढूंढ लेता है और उसे देखने के बाद उसे कहता है कि तू बाहर मिल, तेरा आज आखिरी दिन है। लेकिन हाजू इतना ज्यादा शांत बैठा होता है जिसकी वजह से जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक डैश उठाता है और उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन वो खिड़की के उस पार चले जाती है। ये देखने के बाद बाकी स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये है कौन। ये स्टूडेंट नहीं बल्कि एक टीचर है। जून सीधा हाजू के ऊपर चार्ज कर देता है और उसके लेफ्ट हैंड में एक जोड़कर मुक्का मारता है। वहां के जो लॉकर होते हैं हाजू उनसे टकराता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जून यही नहीं रुकता, वो उसके ऊपर सीधा पंच मार देता है। हाजू जैसे तैसे बचाता है और वो इतना ज्यादा ताकतवर पंच होता है जो कि लॉकर के आर पार चले जाता है। हाजू से बचते हुए उसके गले पर एक पंच मारता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। लेकिन जून वहां पर स्माइल करता है और कहता है कि तुम में इतना ही दम है। और इतना बोलने के बाद हाजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक अपर कट उसे मारता है, लेकिन उसका कोई भी इम्पैक्ट उसे नहीं होता है। वो हाजू का हाथ पकड़ता है और उसके गिरफ्त को जोर से दबा देता है। हाजू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जून वहां पर मुस्कुरा रहा होता है और शोर इतना ज्यादा होता है कि खांग और उसकी जो क्रश है सन वहां पर आ जाती हैं और वो देखते हैं कि जो सन का ब्रदर है वो वहां पर फाइट कर रहा है और उसके ऊपर अनजान सा बंदा उसके हाथों को तोड़ रहा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी स्लीपर उतारती है और उसकी पीठ पर दे मारती है। ये देखकर हाजू कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम इस मैटर से दूर रहो। लेकिन जून को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो हाजू की सिस्टर के पास जाता है और उसे पंच मारने ही वाला होता है कि खांग इंटरफेयर करता है और उसे बचा लेता है। पर असल में यहाँ पर वक्त रहते हाजू वहां पर आ जाता है और उसके हैंड को ब्लॉक कर लेता है, जिससे जून का पंच वहीं पर रुक जाता है। क्योंकि यहाँ पर खांग और हाजू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी प्यारी सन के ऊपर उस बंदे ने हाथ उठा दिया होता है। दूसरी तरफ जो बाहर पर स्टूडेंट होते हैं वो कह रहे होते हैं कि थर्ड ईयर क्लास में तो फाइट शुरू हो गई है। ये बात सुनने के बाद जो पीटी टीचर होते हैं वो दौड़े दौड़े उन्हें रोकने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और ये बात सुनने के बाद जो मो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो बॉक्स को फेंकता है और कहता है कि मैं फाइट को मिस नहीं करने वाला। वहीं पर यांग यांग निकलता है और कहता है कि ये तो वही एनर्जी है जिसे उसने पहले स्मेल किया था। बैक टू द फाइट। खांग के ऊपर जून अपने पंचेस को लैंड करने की पूरी कोशिश करता है। खांग उसके हर एक पंचेस से एक के बाद एक बच जाता है। इन चीजों की वजह से जून को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और वो तुरंत अपने सूमो अटैक के लिए तैयार हो जाता है। वो कोशिश करता है कि खांग को वो कसकर पकड़ लेगा और दबाकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देगा, लेकिन उसका ध्यान पीछे नहीं होता है। इसका फायदा उठाते हुए हाजू उसके पैर पर किक मारता है, जिसकी वजह से जून घुटनों के बल बैठ जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है। और वो हाजू की तरफ देख ही रहा होता है कि खांग अपनी दोनों उंगलियों को उसकी आंखों में घुसेड़ देता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। तुम हो तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, लेकिन पावर मैटर नहीं करती, दिमाग मैटर करता है और नंबर्स मैटर करते हैं। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और गुस्से में खड़े हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए डोर की तरफ भागने लगता है।
वहीं पर कुछ स्टूडेंट होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि ये बंदा उनकी तरफ आ रहा है, लेकिन जो जून है वो एक टकले बंदे के पास जाता है और उससे डिमांड कर रहा होता है कि उसे और ज्यादा पिल दे दो। और ये और कोई नहीं बल्कि वो पर्पल हुडी वाला बॉस होता है और वो उसे कह रहा होता है कि तुम मुझे यहाँ पर इंक्लूड क्यों कर रहे हो, तुम मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। तभी हाजू की नजर उस पर जाती है और वो पहचान लेता है कि यही वो बंदा है जिसने उसकी बहन को परेशान किया था। अब तो वो बंदा गया, वो टकला बंदा सोचने लगता है कि यहाँ पर उसने मिस फैलाई दिया है। अगर उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो उसकी हालत पिछले से भी ज्यादा बुरी होगी। इसलिए वो पिल निकालता है और उसके मुंह पर ठूस देता है और कहता है कि मुझे बचाओ। वो कहता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हाजू कह रहा होता है कि आज मैटर खत्म ही कर देंगे और वो तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और उसे एक करारा पंच पड़ता है जिससे वो दूर जाकर गिरता है। खांग उसे देख रहा होता है, तभी वो मुंडी उसकी तरफ करता है। खांग के साथ भी वही चीजें होती हैं, वो भी दूर जाकर गिरता है। अब वो पर्पल मॉन्स्टर सन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही रहा होता है कि वहां पर पीटी टीचर आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं कि मेरे स्टूडेंट को छूना मतलब मौत से टक्कर लेना, और कहते हैं कि आज तुझे मैं सबक सिखाने वाला हूँ। आज उनके पास एक मौका है, वो अपने स्टूडेंट को बचाए और उनके लिए एक इंस्पिरेशन बने। जब वो पर्पल मॉन्स्टर उनका हाथ पकड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कम होती है कि वो पर्पल मॉन्स्टर उनके हाथों का कचूमर निकाल देता है। दर्द से वो चिल्लाते हैं पुलिस पुलिस और वहां से भाग जाते हैं। तभी हमारे मो की एंट्री होती है। यांग यांग बता रहा होता है कि ये वही बंदा है जिसने उसे टॉर्चर किया था। वो बहुत समझ जाता है कि ये तो वही क्रिएचर है। फिर वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तो वो सन के स्लीपर से फिसल जाता है और उसका जो झापड़ है मो के गाल पर सीधा लैंड होता है और मो के लिए इतना काफी होता है। वो सीधा उसके चेहरे पर एक एल्बो मारता है और वो दूर जाकर गिरता है और अपने पर्पल मॉन्स्टर को कहता है कि ये भी हमारा अपोनेंट है। तभी वो पर्पल मॉन्स्टर मो के ऊपर हमला करने लगता है और मो का एक ही रूल है, वो पहले पंच खाएगा फिर उसके बाद अटैक करेगा। लेकिन यांग यांग अपने औ को निकाल लेता है और जितनी भी माना उस पर्पल मॉन्स्टर के अंदर होती है वो उसे सोख लेता है। यहाँ पर जून की एनर्जी खत्म हो जाती है, वो नॉर्मल हो जाता है और उसका पंच मो को जाकर लगता है, लेकिन इससे कोई इम्पैक्ट मो को नहीं होता है। मो उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसे कुछ ही सेकंड में निपटा देता है। साथ ही वो कंप्लेन कर रहा होता है कि ये भी कोई फाइट हुई, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है। और यांग यांग उस माना को अपने हाथ में लेता है और कहता है कि ये तो फैमिलियर है। मो तुरंत यांग यांग को कमांड देता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में माना है ये उसको लौटा दो। यांग यांग समझाने की कोशिश करता है कि ये माना बहुत ज्यादा जबरदस्त है और ये अर्थ में कहीं नहीं मिलता, इसकी पावर बेमिसाल है। मो से पूछता है कि ये आखिरी माना बचा है तो यांग यांग कहता है कि हाँ ये आखिरी माना बचा है, इसका यूज आप ही कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। किसी अर्थ के वीकलिंग के हाथों पे चला गया तो वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। आपको समझना चाहिए मास्टर, ये आपके लिए मैंने बचा कर रखा है। मो समझ जाता है कि ये इतनी ज्यादा तारीफ क्यों कर रहा है। मो उससे सीधा पूछ लेता है क्या ये तुम्हारा माना है। तो यांग यांग कहता है कि आपको कैसे पता चला मास्टर, और वो ब्लश करते हुए कहता है कि हाँ ये मेरा है। तो मो कहता है कि लौटा दो उसको। फिर हमें मो के एक इंसिडेंट के बारे में बताया जाता है कि वो कुछ समय पहले एक प्लेनेट में साइक्लोन कॉप्स नाम के एक जाइंट से फाइट कर रहा था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उससे हाइट में 2 गुना था। वो साइक्लोन कॉप्स मो के ऊपर वो बेसबॉल बैट मारता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मो के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता है। वो अपने पंच से एक ही बार में उसकी हालत खराब कर देता है, बिल्कुल एक वन पंच मैन की तरह। फिर साइक्लोन क्लॉप वहां पर नॉर्मल हो जाता है और वो मुंह बनाने लगता है। मो से कह रहा होता है कि तुम में बिल्कुल भी दम नहीं है, अपने आप को ट्रेन करो और पावरफुल बनाओ, फिर मुझसे लड़ो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्लेनेट पे आऊंगा। मो से चिढ़ाने के बाद वहां से चले जाता है। फिर हमें उस माना स्टोन की हिस्ट्री बताई जाती है कि जो यांग यांग है उसने उस धरती का एक स्टोन उठाया, उसे चूरा चूरा बनाने के बाद अपने अंदर की जो मैजिकल पावर थी उससे दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे अलग तरीके की पावर बन गई और वो मो को दे देता है। मो से लेने के बाद उस साइक्लोन क्रॉप्स के पास जाता है। जब उससे फाइट करने के बाद वो वापिस अपने प्लेनेट पर लौटता है तो वो बताता है कि जो तुमने माना रॉक्स दिया था वो तो बड़े कमाल का है, उसकी पावर 4 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद मो अपने आप को एंटरटेन करने के लिए उस मैजिक स्टोन का यूज करता है। वो हर एक प्लेनेट पे जाता है और हर एक क्रिएचर के ऊपर उस मैजिक स्टोन का यूज करता है। उनकी पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मो उनसे फाइट करता है और एंटरटेन होता है और बैक टू बैक उन्हें हराने के बाद
अपने घर लौट जाता है। एक दिन यांग यांग उस पत्थर पर काम कर रहा होता है, लेकिन अचानक से वो मैजिक स्टोन उसे छूट जाता है और वो अर्थ पर जा गिरता है। अब जाकर उसे वो मैजिक स्टोन मिला है। इस बात को सुनने के बाद मो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है कि तुमने एक ढंग का काम तो किया यांग यांग, और वो जो मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। तुमने एक ढंग का काम तो किया यांग यांग। दूसरी तरफ जो पर्पल वाला मॉन्स्टर है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। पर्पल मॉन्स्टर उसके ऊपर एक पंच मारता है। मो उसके पंच से बचते हुए अपना पंच उसके पेट पर मारता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होता है। वो समझ जाता है कि मैजिक स्टोन की पावर कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। उसके पंचेस का कोई भी इम्पैक्ट उसके ऊपर नहीं हो रहा है। वो पर्पल मॉन्स्टर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो अपने दोनों हाथ जब जमीन में मारता है तो वो पूरा स्कूल वहां पर हिलने लगता है, मानो जैसे वहां पर अर्थक्वेक आ गया हो। सन यांग यांग वहां पर ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। मो भी वहीं पर फ्लोट करते हुए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्पल मॉन्स्टर उसका कॉलर पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। मो एक दीवार से टकराता है। यांग यांग उससे आकर पूछता है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। मो उससे पूछता है कि ये मैजिक स्टोन की पावर कब खत्म होगी। यांग यांग उसे बताता है कि उसकी माना को सेंस करने के बाद उसे लगता है कि 5 मिनट में उसके अंदर की जितनी भी माना है वो खत्म हो जाएगी, बस मुझे 5 मिनट तक उसे संभालना है। तो यांग यांग उसे कहता है कि आपकी हालत नहीं है कि आप उसके सामने 5 मिनट भी टिक पाए। असल में मो की ये परेशानी नहीं होती है, बल्कि उसका 5 मिनट में जो एंटरटेनमेंट खत्म हो जाएगा ये उसे परेशान कर रहा होता है। दूसरी तरफ उस नेफ्यू के अंकल उन्हें ही वो मैजिक माना स्टोन मिला होता है और वो उसका एक के बाद एक यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर मो तैयारी कर रहा होता है और अपनी टी शर्ट फाड़ते हुए कहता है कि बस 5 मिनट, मैं 5 मिनट में इसे खत्म कर दूंगा। फाइट इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है कि मो अपने राइट हैंड में अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगता है, लेकिन पहले उसे उसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा और उसे अपनी ट्रेनिंग याद आ रही होती है कि वो अपने मसल को किस तरीके से कंट्रोल करता है। कभी अपने मसल पर पूरी पावर एक साथ इकट्ठा कर लेता है तो कभी उसे वीक बना देता है। वो अपनी डेंसिटी को इतना ज्यादा कंट्रोल कर सकता है कि वो 150 टाइम्स उसी पावर के साथ अपने अपोनेंट के ऊपर पंचेस मार सकता है। वो कहता है कि उस मॉन्स्टर को वो एक ही ब्लो में खत्म कर देगा। तभी यांग यांग उसे चिल्लाता है और कहता है कि मास्टर सामने देखो, और वो पर्पल मॉन्स्टर उसके ऊपर पंच मार चुका होता है। वो उससे 1 इंच से बचता है और अपनी सारी पावर अपने राइट हैंड में इकट्ठा करने लगता है, लेकिन वो काउंटर नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए पर्पल मॉन्स्टर उसका सर पकड़ता है और दीवार में फेंक देता है। वो इतनी जोर से दीवार में टकराता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता है और अपने राइट हैंड में पावर इकट्ठा कर रहा होता है। पर्पल मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। मो ने अपने हाथों में पावर इकट्ठा कर ली होती है। दोनों पंच करते हैं, जिसकी वजह से दोनों का पंच एक साथ टकराता है और वहां पर एक इंपैक्ट क्रिएट होता है। वहां की जितनी भी विंडोज होती है वो पूरी टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे वो मॉन्स्टर नहीं रुकता है और मो भी नहीं रुकता है। दोनों एक दूसरे पर पंच लैंड कर रहे होते हैं और मो कह रहा होता है कि बस थोड़े ही देर में 5 मिनट खत्म हो जाएंगे। मो उस पर डोमिनेट कर रहा होता है, लेकिन पर्पल मॉन्स्टर को लग रहा होता है कि वो यहाँ पर जीत जाएगा। मो कहता है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है। मो आखिरी पंच उसके पेट पर लैंड करता है। वो पर्पल मॉन्स्टर दीवार को तोड़ते हुए ग्राउंड में जा गिरता है। ब्लास्ट इतना बड़ा होता है कि वहां के स्टूडेंट बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं। तभी वहां पर पीटी टीचर अपने साथ पुलिस को लेकर आता है। वो पर्पल मॉन्स्टर वहां पर नॉर्मल हो जाता है और वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। वो बिल्कुल ठीक होता है। दूसरी तरफ जो यांग यांग है उसे वो टकला बंदा उठा कर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार यांग यांग अपने आप को बचा लेता है और वो कह रहा होता है कि अगर वो मैजिक माना स्टोन उसके पास होता तो इसकी इस हरकत पर वो उसे एक ही सेकंड पर डिस्ट्रॉय कर देता, लेकिन जाने दो, वो बिल्कुल ठीक है। फिर वो मास्टर के पास जाता है और देखता है कि उनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन वो स्माइल करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास वो मैजिक माना स्टोन अभी भी है, क्योंकि उसे बचा कर रखो। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया हूँ और मुझे एक और मॉन्स्टर को फाइंड आउट करना होगा और उससे अगली बैटल के लिए तैयारी करनी होगी। फिर बॉस को दिखाया जाता है जो कि मैजिक माना स्टोन को पीस रहा होता है और उन्हीं से वो पिल्स बनाता है। तभी वहां पर उसका नेफ्यू आ जाता है चिल्लाते हुए और कहता है कि एटलीस्ट मुझे 3 पिल्स तो मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से मेरा जो एम्प्लॉय है वो तो वहां पर हार गया। मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, आप मुझे और भी ज्यादा पिल दो।
बॉस के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका नेफ्यू क्या बात कर रहा है। तभी वो जगह हिलने लगती है और डोर खुलता है तो वहां से मो आ जाता है और कहता है कि मेरा नेक्स्ट अपोनेंट मेरे सामने लाओ। तो बॉस उससे पूछते हैं कि जो बाहर पे ट्रूप्स थे उनका क्या हुआ। मो बताता है कि उन्हें तो मैंने कब का खत्म कर दिया, तुम्हारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो भी बंदा है उसको मेरे सामने लेकर आओ, मैं तैयार हूँ फाइट के लिए। इसी के साथ ये जो लेटेस्ट चैप्टर था यहाँ पर खत्म होता है। ये चैप्टर्स वीकली आते हैं, मैं इन्हें एक एक करके तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन एक साथ कर सकता हूँ। जैसे ही कई सारे चैप्टर्स आ जाएंगे तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करने में कोई कमी नहीं रखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर।